सफर आसान कर दिया जाए। जो मांगते हैं मोहब्बत खुदा से, उन सभी पर एहसान कर दिया जाए। वाह, साहित्य प्रेमियों को हो सकी, कविता प्रेमियों को मैं रविशंकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ कविता के रंग रामदरस मिश्र के संग में, जो एक संयुक्त आयोजन है स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग वेब जर्नलिज्म श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय एलुमनाइज और स्पोर्ट्स क्रीड़ा का, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय गुरुवर रामदरस मिश्र जी। संचालन कर रहे हैं ओम निश्चल जी। बांसुरी पर मंगल ध्वनि के साथ आएंगे वेद मित्र शुक्ल जी और इस पूरे कार्यक्रम का संचालन, पूरे कार्यक्रम का संयोजन कर रही हैं प्रोफेसर स्मिता मिश्रा। कार्यक्रम में संचालन की पदभार ओम निश्चल जी के हाथों में सौंपने से पूर्व अपनी एक छोटी सी गजल आप सभी के नजर करता हूं कि स्वागत। गुनगुनाओगे जब गजल मेरी, गुनगुनाओगे जब गजल मेरी, ये राज खोलेगी सब गजल मेरी। मुख्तसर 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 तुम तो मुझसे कहते नहीं, मुख्तसर तुम तो मुझसे कहते नहीं, मुख्तसर होगी अब गजल मेरी। तुझ पे ताउम्र गजल लिखूंगा, तुझ पे ताउम्र गजल लिखूंगा, बन गई है तलब गजल मेरी। इश्क तमन्ना वफा तिजारत भी, इश्क तमन्ना वफा तिजारत भी, हो गई है सब गजल में, हो गई है सब गजल मेरी। तेरी भी आंखों से बहेंगे आंसू, तेरी भी आंखों से बहेंगे आंसू, तुझसे बोलेगी जब गजल मेरी। है सभी देखते मुझको बेबस, है सभी देखते मुझको बेबस, मेरा खुदा है रब गजल मेरी। इन्हीं अशारों के साथ मैं संचालक की पदभार आदरणीय ओम निश्चल जी की ओर बढ़ाता हूं। जी, बहुत धन्यवाद रविशंकर जी आपके प्रस्तावन के लिए। कविता के रंग रामदरस मिश्र के संघ की 28वीं कड़ी में हम सभी आमंत्रित कवियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सानिध्य के लिए उपस्थित हिंदी विश्व के जाने माने हस्ताक्षर, कवि, कथाकार, गद्यकार और विभिन्न विधाओं में जिनकी आवाजाही है और हस्तक्षेप है, ऐसे रामदरस मिश्र के सानिध्य में ये गोष्ठी संपन्न हो रही है। ये अपने आप में इसीलिए एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण परिघटना भी है कि हिंदी का इतना वयोवृद्ध कवि अपने विभिन्न पीढ़ी के कवियों से संवाद कर रहा है, उन्हें सुन रहा है, उन्हें संबोधित है, उनके प्रति प्रतिकृत है। आज की इस काव्य संध्या में उनके सानिध्य में काव्य पाठ करने के लिए उपस्थित हैं हमारे आग्रह पर दिल्ली से संगीता गुप्ता जी, हरिओम राजौरिया जी अशोकनगर मध्य प्रदेश से, दिल्ली एनसीआर से रश्मि भारद्वाज जी, विशाखा मुलमुले जी पुणे से। और आज का जो ये कार्यक्रम है, जैसे कि हमारी परंपरा है, मंगल ध्वनि से होती है, तो मंगल ध्वनि के साथ उपस्थित होने के लिए किसी रागिनी के साथ वेद मित्र शुक्ल जी हैं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में अंग्रेजी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उनसे आग्रह कि मंगल ध्वनि के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें अपनी बांसुरी के साथ। स्वागत। धन्यवाद सभी का, एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन, वंदन। गुरुवर रामदरस मिश्र जी को सादर प्रणाम, माता जी को भी सादर प्रणाम, आसपास हैं वो हम सबके साथ मिलते हैं।
धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंगल ध्वनि के लिए। आज की जो काव्य संध्या है, इसका जो कवि मंडल है, अनेक कारणों से समृद्ध है। हम जानते हैं कि हम एक ऐसा प्रतिबिंब यहाँ संजोते हैं जिसमें लय भी होती है, छंद भी होता है, विचार भी होता है, भाव भी होता है और वैचारिक संसार भी होता है। इन सभी के संगठन से बना बुना कवि समवाय आज का है। हम जानते हैं कि संगीता गुप्ता जी बहुत वरिष्ठ कवयित्री हैं और इनके भीतर का जुनून है कि एक प्रशासनिक उच्च पद पर रहते हुए भी इन्होंने अपने भीतर की कलाकार को हमेशा जिंदा रखा, उसे सींचती रही अपनी प्रतिभा से और अपनी कविता और कला दोनों के बीच में ऐसा पुल बनाती रही। ऐसे बहुत कम कवि हमारे समय में हैं जो कला और कविकर्म दोनों के लिए समादृत और वे रेखांकित की जाती हैं। उनमें संगीता गुप्ता जी हैं, हरिओम राजौरिया जी हैं जो जैसे कि मैंने कहा सिविल इंजीनियर हैं और वे कवि हैं और इसके अलावा वे इप्टा के सदस्य हैं। वे जन नाट्य संगठनों के लिए, खासतौर से भारतीय जन नाट्य के लिए गीत भी लिखते हैं और बहुत प्यारे गीत, सिद्ध कवि हैं। और बहुत ही मेरा सौभाग्य है कि अशोकनगर जैसे सुदूर अंचल जो कि मध्य प्रदेश का है, वहां रहकर ये कविता की केंद्रीयता में है। ये बहुत बड़ी बात है, ये हमारी ताकत है पाठकों की कि हम उसे केंद्र में बिठा देते हैं अपनी रुचियों की। हमारे बीच ऋषि भारद्वाज जी हैं, हिंदी की सुधी कवयित्री हैं और जिस स्त्री विमर्श का काफी आजकल प्रचलन है और स्त्रियां नए सिरे से जागरूक हो रही हैं। समाज की पटरी पर चलते हुए पुरुष और स्त्री दो इकाइयां हैं, दो के बीच कोई इकाई नहीं है, लेकिन इन इकाइयों के बीच संवेदना के धरातल पर कितने स्खलन भूस्खलन होते रहते हैं, इतनी हलचलें होती रहती हैं। उन हलचलों के ग्राफ को पढ़ना बहुत कम स्त्रियां कर पाती हैं, जिनको अपने वजूद से लगातार संघर्ष करते रहना होता है। ऋषि भारद्वाज ऐसी कवयित्री हैं जो अपने वजूद से लगातार संघर्ष करती हैं और स्त्री विमर्श और स्त्री विचार और स्त्री अध्ययन को नई भाषा और नई संवेदना दे रही हमारे बीच हैं। और विशाखा मुलमुले जी हैं जो चेहरे से जितनी शांत लगती हैं जैसे कभी शांति बुद्ध के चेहरे पर दिखती थी। मैंने कुछ कविताएं पढ़ी तो मुझे लगा कि ऐसी शांति इनके भीतर है। ये शांति की अभ्यर्थना भी करती कई कविताओं में और जैसा कि होता है कि हमारी कविताओं के विषय में फैले हुए, तो आज का कवि कहीं भी किसी भी पदार्थ जड़ चेतन उसे देखता है और अपनी कविता की संवेदना में बदल लेता है। विशाखा मुलमुले ऐसी कवयित्री हैं। तो ये आज का हमारा कवि मंडल है और जैसा कि मैंने विशाखा जी के बारे में कहा, वे विज्ञान के स्नातक हैं और छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं, लेकिन पुणे में रहती हैं। वे मराठी भी जानती हैं और मराठी में हिंदी कवियों को अनुदित भी किया है। इनका एक अभी कविता संग्रह पानी का पुल बिल्कुल हाल में आया है। पानी का पुल, इसमें बहुत अच्छी कविताएं हैं और खास तौर से ये कविता संग्रह पुरस्कृत है। दीपक अरोड़ा पांडुलिपि प्रकाशन माला के अंतर्गत प्रतियोगिता के अंतर्गत बोधि प्रकाशन ने इसे पुरस्कृत किया है और इसे प्रकाशित किया है। जहां तक एक कविता इनकी तत्काल मैंने नोट की और कितनी अच्छी कविता है, आप इसे देखें। शांति की ओर, इन्हीं कुछ पंक्तियों के साथ मैं इनका आवाहन भी करूंगा। शांति की ओर इनकी कविता है जिसकी पंक्तियां हैं। तुम लड़ रहे थे मेरे लिए तमाम युद्ध, तुम्हें युद्धरत देख मैं भी लड़ने लगी और होने लगा अबोध जमी पर केवल युद्ध, जबकि होना ये चाहिए था कि तुम करते मेरे लिए शांति का प्रयास। तुम्हारे प्रयास देख न उठती मेरी तलवार, पनपता निश्चल जमी पर एक पीपल, जिसके तले बैठते हम संन्यस्त गृहस्थ। शांति की ओर, ऐसी पंक्तियों को संभव करने वाली विशाखा जी, जैसा कि मैंने कहा कि इनकी कविता में गतिविधियां बहुत ही बहुरंगी हैं। जो जीवन के विभिन्न रंग होते हैं उसको बहुत मार्मिकता से, बहुत बारीकी से और बिना शब्दों का कोई घटाटोप रचे संवेदना की जमीन को ये छूती हैं। विशाखा जी, आपका स्वागत और अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है कविता के रंग, रामदृष्ट मिश्र के संग। स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार सर, बहुत शुक्रिया। आज आपके कारण रामदृष्ट मिश्र जी के सानिध्य में मुझे कविता पाठ करने का अवसर प्राप्त हुआ।
मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस अनमोल क्षण के लिए। आप सभी वरिष्ठ कवि और रश्मि जी, संगीता जी और हरिओम जी को भी मैं नमस्कार करती हूँ। बहुत ही सुंदर वेद मित्र जी के बांसुरी वादन वैष्णव जन को बहुत ही सुंदर आपने बांसुरी वादन किया और उसी स्वर में अपना एक स्वर जोड़ते हुए मैं अपनी पहली कविता पाठ करती हूँ, जिसका शीर्षक है घुंघरू। गन्ने के रस की देखी दुकान बिलासपुर में रामेश्वर में। गन्ने के रस की देखी दुकान बिलासपुर में रामेश्वर में, जिसके चक्र में लगे थे घुंघरू। बार बार चरमराता था गन्ना, पिसता था गन्ना, भूसे में बदल लेता। जितनी बार घूमता था चक्र, उतनी ही बार सुर में बजते थे घंटे। रसीले से रसहीन होने की यात्रा क्या होती है इतनी ही सुरीली। रसीले से रसहीन होने की यात्रा क्या होती है इतनी ही सुरीली, सोचा उसने। या ईश्वर की तरह मालिक ने भी थमा दिया उसके हाथों में माया रूपी झंडा, जो दिग्भ्रमित करता रहे उसका मन, न हो उसे दुख दर्द की छुप। ऐसे ही घुंघरू देखे उसने कोल्हू के बैल में। ऐसे ही घुंघरू देखे उसने कोल्हू के बैल में, घोड़ा गाड़ी के घोड़े में, कुएं की रहट में। तब कुछ सोचा उसने और लगा लिए अपने रिक्शे में, ताकि भटका रहे उसका भी मन और चलता रहे जीवन। बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत अच्छा। अगली कविता है प्रीत की बेला में कभी ऐसा हो। ये प्रेम कविता है। प्रीत की बेला में कभी ऐसा हो, मैं लिख के चूमूं हथेली पे तेरा नाम। मैं लिख के चूमूं हथेली पे तेरा नाम, जैसे चूमती है ओस घास की मुंह, और जज्ब होती है अपने ही उद्गम में। मैं भी समाहित हो जाऊं तुझ में, जबकि न मिलते हो हमारे नामों में एक भी अक्षर। मैं ढूंढती हूँ तुम्हें भास्कर में, जबकि तुम हो सुधा। अल सुबह छोड़ जाते हो घरौंदा मेरा और आते हो तारों को लिए सब। मैं रात की स्याही से लिखती हूँ उजास के गीत। मैं रात की स्याही से लिखती हूँ उजास के गीत, पर हर संक्रमण मकर संक्रांति सा शुभ नहीं कि धुल जाए अश्रु संग सारे अवसाद। हो सके तो तुम बिताओ कभी मेरे संग एक पूरा दिन। भोर संग साथ चलो और देखो देखो सांझ में कैसे गिरती है रोशनी और बिखरती है कैसी गोधली छटा। तब चांद भी होता है जरा उत्सुक और देखता बिन तारों के आंचल वाली हरित धरा की स्वर्णिम रेखा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगली कविता जिसका शीर्षक है सीख। उसका लिखा जिया जाए या खुद लिखा जाए। उसका लिखा जिया जाए या खुद लिखा जाए, अपने कर्म समझे जाए या हाथ दिखाया जाए। घूमते ग्रह तारों नक्षत्रों को मनाया जाए या सीधा चला जाए, कैसे जिया जाए। क्योंकि जी तो वो चीटी भी रही है, कणों से कोना भर रही है। पंडे सिर माथे ले घूम रही है, बस्तियां नई गढ़ रही, जबकि अगला पल उसे मालूम नहीं, उसकी उसे कोई परवाह नहीं। उससे दुगने तिगने कई गुनों की फौज खड़ी है, संघर्षों की लंबी लड़ी है। देखो वह जीवट पड़ी है, बस बढ़ती चली है। उसने सिर उठा के कभी देखा नहीं, चांद तारों से पूछा नहीं, अंधियारे उजियारे की फिक्र नहीं, थकान का भी जिक्र नहीं, कोई रविवार नहीं, बस जिंदा जुनून और जगन। एक और कविता सुनाएं और उसका समापन करें। जी। रोटी रेणुका और मैं, मेरी कविता है। हमारे मिलने का समय एक ही होता है अक्सर। वह जब आती है मेरे घर, मैं बना रही होती वो रोटियां। वह अपने घर से रोटियां बनाकर उज्जवल भविष्य के लिए निकलती है कमाने रोटी।
वह आंध्र प्रदेश से तेलंगाना होते हुए आई है महाराष्ट्र में रोटी कमाने। मैं छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश होते हुए अब महाराष्ट्र में बना रही हूँ रोटी। रोटी अपने ही तरह हमें घुमा रही है धरती के चकले पर। हम घूम घूम कर बना रही है अपने अपने हिस्से की रोटियां। क्या बात। मैं रोटी बनाते समय हिंदी गीत गुनगुनाती हूँ। वह झाड़ू को थामे मराठी भाव गीत गाती। मेरे सुख की रोटी पकती है हिंदी में, उसके मेहनत की रोटी मराठी। क्या बात। मैं मराठी भाषी रोटी पर घी के लिए हिंदी की शरण में जाती हूँ। वह तेलुगु भाषी रोटी संसाप के लिए मराठी की शरण में आती। रोटी हमें सर्वभाषी बनाती है। रोटी हमें जीना सिखाती है। हमने कुछ हद तक बदल लिए हैं अपने खान पान में। अब वह इडली डोसा के एवज में खाती है भाकरी, और मैं भाकरी के एवज में बदलाव के लिए खाती हूँ इडली। पर तृप्ति हम दोनों को गेहूं की रोटी खा रही है। रोटी हमें सर्वहारी बनाती है। रोटी हमें जूझना सिखाती है। रोटी के इर्द गिर्द बनी इस कविता में दोनों पात्रों के नाम मैंने बताए ही। तो उसका नाम है रेणुका और साधु है उसका पुरुष। कलयुग में निर्व्यसनी और स्त्री को मान देने वाला। मेरा नाम है विशाखा और साधु है मेरा भी पुरुष। कलयुग में निर्व्यसनी और स्त्री को मान देने वाला। हम दोनों के घर में हर दिन महकती है सुख की रोटी। क्या बात है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक मेरी फरमाइश भी है आपकी, एक कविता है प्रेयसी नए संग्रह में, उपलब्ध हो तो सुनाएं। अवश्य। एक 104 पृष्ठ। जी, मैं बुक लेके नहीं बैठी, मैं मोबाइल में ही ढूंढ लेती हूँ। जी। अभी तक मुझे किताब के आदत ही नहीं हुई थी, मैं उसे लेके बैठी। अभी संग्रह आया हुआ है। शैल अग्रवाल जी लंदन से जुड़ी हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, प्रभात पांडे जी कोलकाता से जुड़े हैं, जितने हमारे समादृत कवि रसज्ञ लेखक गण हैं वे सब यहाँ पर हैं। अर्चना उर्वशी जी मुंबई से जुड़ गई हैं। संग्रह हाँ जी, मिल गई। एक सेकंड, मिल गई जी। जी। शीर्षक है प्रेयसी। जी, स्वागत। मैं रहूं तेरी मूंदी पलकों का इत्मीनान। मैं रहूं तेरी मूंदी पलकों का इत्मीनान। खुले नेत्रों का विश्वास तेरी प्रेयसी। बन रहूं नींद का स्वर, जाग का प्रथम कोमल स्वर। रहूं जुबां पर मिन चिते गाने का अवरोध। दोहराव की टेक ग्रामोफोन की धुन, जिसकी मीठी जुबान से अविरल हो सके। मैं तेरी प्रेयसी बन रहूं गीले मन का सब्जा। मैं तेरी प्रेयसी बन रहूं गीले मन का सब्जा। वक्त की दीवार थामे पनपती देर, सोखती चार प्रहर में अपना वाजिब हिस्सा। रेत घड़ी के दायरे में फिसलती रेत, जुदाई में मिलन की पुरजोर कशिश। इतनी कि बन रहूं मृग मरीचिका, प्यास का चरम जीजी विषा की उत्कंठा। मैं बन रहूं तेरे बगीचे का फूल केवड़ा, जिसकी गमक में बसी रहे आदिम प्रेम की गंध। मैं तेरी प्रेयसी, तेरी सुगंध। क्या बात है। बहुत धन्यवाद। विशाखा बुलबुले जी अपनी कविताओं के साथ हमारे बीच थी। और अब इस कोमल एहसास से थोड़ा सा सख्त होते हुए और संवेदना की और ऊंची पायदान पर आगे चढ़ते हुए हम बढ़ते हैं ऋषि भारद्वाज जी की ओर, जो काफी परिपक्व कवयित्री हैं और अंग्रेजी में उनकी शिक्षा दीक्षा है। बिहार से ताल्लुक रखती है तो हिंदी उनके रगों में धड़कती है। पत्रकारिता में डिप्लोमा है तो उन्हें ये शास्त्र भी मालूम है। और भारतीय ज्ञानपीठ की नवलेखन पुरस्कार योजना के तहत इनका एक संग्रह अनुशंसित तो पुरस्कृत हुआ और वो प्रकाशित भी है, एक अतिरिक्त आ। इसका शीर्षक ही तो थोड़ा चमकाता है। और इसी तरह से इनकी प्रतिभा के बीच भी ऐसे तत्व विद्यमान हैं जहाँ पर कौंध बिल्कुल बिजलियों की तरह कौंधती, और फिर ये लगता है कि इस रोशनी को क्या कहा जाए।
ऐसी ही इनकी कविताएं हैं। एक इनका और संग्रह प्रकाशित है जो बहुप्रशंसित है, मैंने अपनी माँ को जन्म दिया है, ये इनका संग्रह है, बहुत अच्छा संग्रह है। और दोनों संग्रहों को पढ़ने के बाद मैं तो इनका प्रशंसक हूँ ही, और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी कविता में, जैसा कि मैंने कहा था कि स्त्री होना इस संसार में एक ऐसी नियति का सामना करना है कि कुछ लोगों की जिंदगी बहुत आसान होती है, वो बीत जाती है, कुछ लोगों को अपने रास्ते तय करने पड़ते हैं, लीक बनानी पड़ती है, और जिस लीक पर हमेशा से पुरुष वर्चस्व की स्थापित हो, वहां पर स्त्री अपनी पहचान बनाए, अपने गांव में, अपने समाज में, अपने परिवार में निर्णायक भूमिकाओं में, ये बहुत मुश्किल होता है। और इस मुश्किल राह को हमारे यहाँ बहुत सारे जो हमारे महापुरुष हैं, बहुत सारे लोगों ने ये राह दिखा। ऋषि भारद्वाज जैसी अनेक कवित्रियों ने इस राह को अग्रसर किया अपनी कविताओं में। और कविताएं आप जानते हैं कि वे नारेबाज नहीं होती, वे संवेदना से बुनी हुई होती हैं, इसलिए उसमें उसी ताकत से अपनी बात कही जाती है और उसे उसी तरह से स्थापित किया जाता है। ऋषि भारद्वाज जी ने यह काम अपनी कविताओं में संभव किया है। कुछ बहुत तीखी कविताएं भी लिखी हैं, जिसे कि पढ़ते हुए से लगता है कि भीतर का जो विद्रोह है कितना असंयमित है, जिसको कविता में साधा और सिरजा गया है। ऐसी बड़ी मजबूत कवित्री हैं ऋषि भारद्वाज जी, हमारे बीच हैं। और इनकी एक जो कविता कांश मैंने चुना, हो सकता है कि ये सारी विशेषताएं जो मैंने कही यहाँ पर वे ना हो, लेकिन इनका एक कवि मन यहाँ पर आलोकित होगा, ये आप देखें। आसान है कुछ उजले दिनों में दोहराना वही उगताए हुए शब्द, जिनमें आज देह की तीली से सुलगती हो, जलकर तुरंत बुझ जाने के लिए। जो हो सके तो तुम बस साथ कहना, मन की हर बात कहकर आस और विश्वास रखना। जब आए गीली बारिशें तुम हरा कहना, तुम धूप हो मखमली तुम जीवन कहना। शीत की उस कपकपी में वो ऊष्मा सी तुम्हारी चाह, पतझड़ के सूखे दिनों में तुम उम्मीद कहना। जब दिखाई नहीं दे हमारे चमकते चेहरे, घना हो इतना अंधेरा, हम देख सकें आंखों की नमी और सुन सकें एक दूसरे की आवाजों का कंपन। मेरा और तुम्हारा एकांत हमारे एकांत का संगीत बन जाए, तुम राग कहना तुम साज कहना। जितनी विशेषताएं मैंने बताई उसके उलट ये आभा भी इनके भीतर है, और ये आभा मंद नहीं हुई है, वो इस मंद आभा की आंच बहुत भली है। ऋषि भारद्वाज जी को इसी उम्मीद के साथ कि वे आज अपने नए सृजन से रूबरू कराएंगी। ये ब्लॉगर, संपादक, समीक्षक और विमर्शकार और कवित्री सब कुछ हैं। ये को हम बहुत श्याम। ऋषि भारद्वाज, स्वागत। बहुत शुक्रिया सर इस हृदय परिचय के लिए। रामदरस सर, आपको हम प्रणाम। आपके सामने कविता पढ़ना सच में हम लोगों का सौभाग्य है। हरिरोम राजौरिया जी, संगीता जी, अर्चना जी, विशाखा जी, आप सबको नमस्कार। एक कविता पहले, इसको आप सिर्फ मश्क के दायरे में ही रख सकते हैं, लेकिन ये हमारी अफगानिस्तान की स्त्रियों पर लिखी कविता है। मेरी आवाज़ ठीक है? बहुत अच्छी है जी। इससे शुरुआत करूँगी। ये नई कविता है, फिर आगे बढ़ते हैं। कविता का शीर्षक है छूट गई स्त्रियां। वे छूट गई स्त्रियां हैं जिनकी देह से पोंछा जा रहा है योद्धाओं का पसीना। एक सभ्यता के खात्मे के बाद उनकी रक्त रंजित कोख से मनवांछित नस्ल उगाई जाएगी। वे छूट गई स्त्रियां अपने स्वप्न में नदी, समुद्र, पहाड़ लांघती बेतहाशा भागी जा रही हैं। उनकी गोद में भूख से बिलबिला रहे शिशु हैं, दूध के लिए चिचियाते, लेकिन स्तनों से रक्त की धार निकलती है। वे शिशु उनकी अजन्मी इच्छाएं हैं जिन्हें लेकर वे निकल भागी हैं और अब उन्हें दफनाने के लिए थोड़ी सी जमीन तलाश रही हैं। वे स्त्रियां अपनी माँ की भाषा के साथ अपने पिता के देश में, अपने मालिक के दीवारों में चुन दी गई हैं। उनका सूरज आखिरी बार जाने किस शहर, किस गली, किस मकान में अस्त हो गया था। वे अपनी कब्र से झांक कर देखती हैं वह सड़क जिस पर पिछली बार अकेली खिलखिलाती निकल गई थी। उन्हें पहली बार फूल थमाने वाले हाथ काट कर फेंक दिए गए हैं।
रोशनी में चूमा था जिसने उनका माथा, उसका सिर चौराहे पर टंगा है। अंतिम बार उनके बचपन के नाम से पुकारने वाली आवाज का गला रेत दिया गया है। वे याद करती हैं वह आखिरी दिन जब हवा में लहराए थे उनके केश, जब धूप ने उनके चेहरों को चूमा था। वह याद करना चाहती हैं वह अंतिम क्षण जब उन्होंने उस देश को अपना घर बुलाया था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत मार्मिक। एक कविता है जो मैंने अभी ओम सर को भेजी भी थी, और ये बिना शीर्षक है। ये एक मित्र से बात करने के बाद लिखी है। तो उस मित्र की अपनी कुछ समस्याएं हैं, वो देश छोड़कर चली गई है, तो ये कुछ ऐसे भाव आए थे। शीर्षक नहीं है इसका। मैं लिखने से ज्यादा लिखने के बारे में सोचती हूँ। ठीक यही बात प्रेम के लिए कही जा सकती है और जिंदगी के लिए भी। और ठीक यही बात कि सब कुछ अधूरा ही छूट जाता है। पृथ्वी के उस छोर से तुम्हारी आवाज मैंने नींद में सुनी थी। पृथ्वी के इस सिरे पर जगते हुए अब मुझे यकीन है कि मैं अकेली नहीं। हमारे बीच कुछ 8.5 घंटे का फासला है, यह गूगल ने बताया। ट्रेन से जाऊं तो अपने शहर जाते हुए भी पूरा 1 दिन लगता है। वह शहर जो मेरे साथ ही चलता है, और तुम भी। तुम्हें लेकर तुमसे ही मिलने कहाँ जाया जाए। रात के अंतिम प्रहर में अपनी मीठी गर्म कॉफी के साथ सोच रही हूँ, नाजियों के उस देश में एक बीथोवन भी रहता था, एक मार्क्स, एक नीत्शे भी। अपनी पहचान से नफरत करती सिल्विया प्लाथ की कथा आज सुबह ही पढ़ रही थी। उसी देश में कहीं अपने दोस्तों के साथ आखिरी पैग लेती तुम इस समय उस छूट गए देश, छूट गए लोगों के बारे में सोच रही हो जिनसे तुम दूर भाग जाना चाहती हो। अब तक तो तुम्हें यह जान लेना चाहिए, कुछ चीजें हमें खोज ही लेती हैं, उनसे छिप सकने की कोई जगह नहीं बनी। तुमने कहा था कभी कोई समानांतर ब्रह्मांड भी है जहां हम एक और जिंदगी जी रहे होते हैं। मैं सोचती हूँ इसी दुनिया में यह हमारा कौन सा जीवन चल रहा है। एक जीवन जिसके बारे में तुम्हारा दावा है तुम सब जानती हो। मैं सोचती हूँ तुम उस जीवन के बारे में क्या जानती हो जो न लिखने के बारे में सोचता था, न प्रेम के बारे में। तुम उस मृत्यु के बारे में क्या जानती हो। एक कविता और है, प्रेम कविताएं। विशाखा ने बहुत सुंदर प्रेम कविताएं पढ़ी, तो ये प्रेम जैसा ही कुछ है। आषाढ़ का एक दिन, ये बहुत अच्छी कविता है। हाँ बिल्कुल। और इसमें मैंने कुछ संगीतकारों का रेफरेंस दिया है जिन्होंने प्रेम और प्रेम के विरह में जिनकी कला बहुत ऊंचाई पर चली गई। अडेल, कोहेन, ये 2 संगीतकार हैं। तो और बाकी हमारे कालिदास तो हैं ही। आषाढ़ के एक दिन में हृदय में कोई नाम, बारिशों सा हल्का, कागज पर लिखना चाहूं तो एक भारी पत्थर। पानी से बहती है अडेल की आवाज। अडेल का एक गीत है, बारिशों को आग लगा दो। पानी से बहती है अडेल की आवाज, बारिशों को आग लगा दो। और कहीं एक तपता रेगिस्तान रो देता होगा। संसार की सभी अच्छी लड़कियां अपने सपनों में देखती हैं एक आवारा दिल फरेब बादल। सूनी छतों पर एक उम्र खोती हैं उनके इंतजार में। कागा चुन चुन खाइयो, तू नैना मत खाइयो, पिया पिया मिलन की आस। You are too much in my heart। मेरियन के लिए तरपती कोहेन की मध्यम आवाज गूंजती है और आत्मा शरीर हो जाती है। चाहती है चूम लेना एक माथा, यायावर राग सा वह प्रेमी जिसके जिस्म पर सती की राख है। ऋतु राग में उफनती समस्त नदियां भी जिसे नहीं बहा ले जा सकती। वह जो आरंभ ही नहीं हुआ कभी अंत भी नहीं होगा, क्योंकि संसार के सभी खूबसूरत प्रारंभ एक दुखद अंत की भविष्यवाणी साथ लिए आते हैं। आषाढ़ के मेघ की मानंद सृष्टि के साथ जो दूत है प्रलय का। दुनिया के समस्त कवि अभी भी डूब जाते हैं मल्लिका की आंखों के थिर जल में, जो नहीं बरसा आषाढ़ के उस दिन भी कि एक हृदय की आंच बाकी रहे। कुछ शब्द पानी से बहते रहे पृथ्वी की शुष्क हो रही प्रतीक्षा के बीच। नागार्जुन का कवि या कि कालिदास का यक्ष, शब्दों से छन आती है उनकी व्यथा
और धुंधली हो जाती है कागजों की सारी स्याही, जब मेघ पाती के इंतजार में पत्थर हो रही लड़कियां बरसती होंगी आषाढ़ के एक दिन में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा भाई, वाह। सर और पढ़नी है? हाँ हाँ, 2 कविताएं पढ़िए। जी, ये एक पलायन और एक स्त्री होने के नाते पलायन से जुड़ी हुई कविता है, क्योंकि हम सब पलायित होकर दिल्ली की भूमि पर बहुत सालों से रह रहे हैं और पीछे जो छूट गया। कविता का शीर्षक है जहां प्रार्थनारत हैं पुरखे। लौटना सिर्फ एक शब्द मात्र नहीं है, इसके उच्चारण भर से लौटता है कि इतिहास, अव्यवस्थित हो जाता है भूगोल। लौटते हुए तुम खोजते हो तुम्हारे पदचापों की पहचान से भरी पगडंडियां, पर वे सब की सब या तो नष्ट हो चुकी होती हैं या कि अनचिन्हेपन की गंध से भर जाती हैं। वापसी के रास्ते में चंद कदमों की दूरी पर ही दिखाई देता है तुम्हें अपना घर, पर उसके मुख्य द्वार पर लटका है रिवायतों का जंग लगा मोटा ताला और तुम्हारे लिए प्रवेश निषिद्ध की अघोषित तख्ती। फिर भी तुम्हें लौटना ही होता है उस मिट्टी में जहां पुरखे सो रहे हैं। उस धरती की छाती पर कान धरो तो पाओगे कि वहां पश्चाताप की सांसें अब भी धौंकने से चल रही हैं। उलीचो तो हाथ सन सकते हैं रक्त के जमे हुए थक्कों से। तुम्हारी एड़ी में निर्वासन का तीर धसा है, माथे पर अंकित है बहिष्कार की लिपि। उनका दंश तुम्हें लौटा ही ले जाता है एक दिन पीछे की ओर, उस दहलीज पर जहां कहीं गाड़ी गई होगी उनकी नाभिनाल, उस मिट्टी में जहां गिरे हैं उनके स्वेद कण, वहां की हवा में जहां घुली है उनकी देहगंध, वहां के जल में जहां विसर्जित है उनकी राख। अपनी तमाम शिकायतों को भूल कर लौटना वहां, सिर को नत और होठों को मौन रखना, जहां एक लंबे शापग्रस्त जीवन के बाद मुक्ति की नींद तलाशते प्रार्थनारत हैं पुरखे, ताकि तुम भी शताब्दियों के शाप से मुक्त हो सको। वाह वाह वाह। सर और पढ़नी है? एक कविता से इसका समाहार करें। एक कविता है नींद एक मरहम है। ये तो बहुत अच्छी कविता है, अद्भुत कविता है, सुनाएं। जागते दिनों की तमाम साजिशों के बाद नींद एक मरहम है। यह हौले से आकर चुपचाप भरती है आगोश में, माँ सी थपकियाँ देती है और हम एक मौत ओढ़ सो जाते हैं। मृत्यु के इन नितांत निजी पलों में कल आने वाला एक और निर्दयी सूरज नहीं डराता है, जो नई साजिशों नई तरकमों के साथ हमें फिर से एक बार भीड़ के हवाले कर देगा। भीड़ के पास अट्ठास है, भूख है, आस है, हमारे सपने हैं और एक मजबूत ताला है। नींद अक्सर उस ताले को भी चुरा कर तोड़ डालती है और हम हमारे सपनों के साथ महफूज सो जाते हैं। नींद में मुस्कुराता वह शिशु ईश्वर है, जो जब चाहे बेसुध सो सकता है। उसे ललचाई आंखों से देखते हैं एक पुरुष और एक स्त्री। नींद उनके लिए एक याचना है। उन्हें अपने दम्भ भरे सिरों का बोझ उतार कर थोड़ी देर सो जाना चाहिए, जिससे जगने पर वे थोड़े धुले निखरे होकर फिर से जी सकने के लिए तैयार हो सकें। नींद किसी चंदन की पट्टी सी हमारे उबलते हुए माथे को सेकती है और मन का सारा ताप हर ले जाती है। नींद है कि एक बेहतरीन कविता, इसे अपने आने के लिए चाहिए एक साफ दिल, थोड़ी सी प्यास। और शुक्रिया आप सबका। बहुत अच्छा रश्मि जी। देखिए, ये उस शहर से आती हैं जहाँ जानकी वल्लभ शास्त्री हुआ करते थे। एक कवियत्री जिसका समय अंत हुआ रश्मि रेखा जी हुआ करती थी। वहीं से शायद गीता जी हैं, हमारी अनामिका जी हैं। एक ऐसी उर्वर काव्य भूमि है वो। और जब हम शहरों को याद करते हैं तो अपने पुरखों को याद करते हैं और आगे आने वाली पीढ़ी को भी याद करते हैं। शहरों से ये जो जुड़ाव है, ये भी हमें भीतर कुछ रक्त संचार की वृद्धि करता रहता है। रश्मि जी ने बहुत सारी कविताएं सुनाई, केवल सख्त लहजे में नहीं बल्कि अपने नरम एहसासों के साथ भी। और जहाँ भी विस्थापन हो रहा है, जहाँ भी ऐसी हलचलें हैं जो मनुष्य विरोधी, उन सब की
खबर इनकी कविताओं में है और बहुत ही मार्मिकता के साथ। जैसे किसी कवि ने कहा, मैं वाह जरूर कर रहा हूँ, उस वाह को आह समझा जाए कि कविता की कसौटी वाह नहीं आ ही है, कभी कभी बिल्कुल खामोशी है। बहुत अच्छा लगा रश्मि जी आपको, और बहुत ही आभारी हूँ इस कवि संध्या को जिसे सुन रहे हैं डॉक्टर रामदरस मिश्र जी, और वहीं पर उनकी सहधर्मिणी जी भी कान में लीड लगाया, आप सभी लोगों को सुन रही हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और हरिओम राजौरिया जी की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यंत्रों से और निर्माण उपस्करों से इनका लेना देना रहा है, इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर, और लेकिन अगर कभी मन हो तो फावड़े और कुदाल के बीच भी गाना सीख लेता है, जैसे हमारे किसान, जैसे हमारे इंजीनियर, ये मकान बनाने वाले इंजीनियर हैं, पुल बनाने वाले इंजीनियर हैं, लेकिन ये शब्दों का पुल भी बनाते हैं। तो ये ऐसे ही कवि हैं, और इनकी एक पुस्तिका ये एक सच है कि बाद इनके 3 अच्छे संग्रह आए, हंसी घर, खाली कोना और नागरिक मत। नागरिक मत मैंने नहीं देखा है, लेकिन बाकी चीजें देखी हैं। खाली कोना की तो पांडुलिपि ही पढ़ी है, और उसके जिस एक कविता से बहुत मैं, हालांकि सारी कविताएं जब आप किसी पांडुलिपि पर निर्णय लेते हैं, उसकी नगण्य कविता में भी कविता खोजते हैं। अगर वो नहीं है तो न तो पुरस्कृत हो सकती है, न वो छप सकती है। लेकिन ऐसी ही इनकी वो पांडुलिपि थी, खाली कोना, इसकी ये कविता मुझे स्पर्श किया और मैं इसे पढ़ना चाहता हूं। वे रोते रोते गाने लगी या गाते गाते रो पड़ी, ठीक ठीक कह पाना मुश्किल है। घर से निकली तो गाते हुए, हाट बाजार में गई तो गाते गाते, चक्की पीसी तब भी गाया, आंगन बुहारते वक्त भी हिलते रहे उनके होठ, अकेले में आई किसी की याद तो गाते गाते भर आया कंठ। गाते गाते रोटियां बनाई उन्होंने, पापड़ बेले, सेवैयां और बड़ी बनाई, गाते गाते क्या नहीं किया उन्होंने। वो इस लोक से गाते गाते उतरी थी, इस धरा पर जन्मी तब गाया किसी ने गीत, गीत सुनते सुनते हुआ उनका जन्म। दुल्हन बनी तो बजे खुशियों के गीत, गाते गाते विदा हो गई गांव से, पराए घर की देहरी पर पड़े जब उनके पांव, गीत सुनकर आंखों में तैरने लगे स्वप्न। वे अगर कभी डगमगाई तो किसी गीत की पंक्तियों को गाते गाते संभल गई। गाना कला नहीं था उनके लिए, वे कुछ कमाने के लिए नहीं गाती थी, गीत उनकी जरूरत थे और गीतों को उनकी जरूरत थी। ऐसे हरिओम राजौरिया जो मध्य प्रदेश के अशोक नगर से ताल्लुक रखते हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि वे अभी 60 होने में अभी कुछ समय बाकी है उनको, और 58 के शायद होंगे, और इस उम्र में एक कवि की जो प्रसिद्धि है उन्हें मिल चुकी है। अब उन्हें उनका विकास और उसे ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। लेकिन एक बात जो खास है, ये कवि भी है और कविता के कार्यकर्ता हैं, जैसे हमारे ज्ञानेंद्र पद, लेकिन उनसे ज्यादा चूंकि भारतीय जननाट्य से, इप्टा से जुड़कर ये बहुत ही ऐसे काम अंजाम देते हैं जो कि आज की बहुत सारी लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच ये आवाजें जो खत्म हो रही हैं, उसको ये जन नाट्य और अपने नाट्यालेखों के द्वारा, अपने नाटकों के द्वारा उसे जीवित जागृत रखते हैं उस अभियान को। तो मैं ऐसे हरिओम राजौरिया को, जिनकी कविताओं में ऐसी ही मार्मिकता है, ऐसा ही खुलापन है, ऐसी संवेदना है, मैं आह्वान करता हूं हरिओम राजौरिया से अपनी कविताओं के साथ यहाँ पर आए और हमें सुनाएं कविताएं। स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। सुन पा रहे हैं आप? मैं आदरणीय रामदरस मिश्र जी को सबसे पहले प्रणाम करता हूँ, और मुझे खुशी है कि आज ये मौका मेरे को मिला है कि मैं आपके साथ अपनी कविता को साझा कर रहा हूँ, और साथ ही कवियत्रियाँ रश्मि जी, शाखा जी, राम जी को भी प्रणाम करता हूँ, और अपना कविता पाठ शुरू करता हूँ। मेरी पहली कविता का शीर्षक है मुक्ति का सपना। जो हिंसक थे नहीं बन सके कभी माँ की कहानियों के पसंदीदा पात्र, चिड़ियों की, बंदरों की, सियारों की, राजा रानी, पहाड़, झरनों, वनों, वनस्पतियों की, विविधताओं की, जन की, मन की, जीवन की कैसी कैसी कहानियां थी माँ के पास।
कल्पना को इतने बड़े संसार में एक मामूली गौरैया सबसे चहेती थी और बार बार उपस्थित हो जाती माँ की कहानियों में। घमंडी हाथी की एक कहानी में जब वह पेड़ के तने से खुजलाता पीठ और पेड़ पर बने घोंसले में बैठे चिड़िया के बच्चे भय से कांपते और हिलते पेड़ के साथ साथ तब चिड़िया हाथी से लड़ने खड़ी हो जाती, उसके इस कृत्य पर उसे ललकारती, सुनने वाले सब खिलाकर हंस पड़ते। जब अपनी जुगत से चिड़िया जीत जाती इस लड़ाई को, जंगल के राजा शेर को अपने पद अनुरूप माँ की कहानियों में कभी मिल नहीं सका यथोचित स्थान। माँ की कल्पना संसार में काबुल के घोड़े थे, 56 प्रकार के व्यंजन खाते चापलूस थे, भय था, आशा थी, अंधकार था और सपने भी थे। भीतर से डरे हुए वीरों और मतिमंद राजाओं की अनेक कहानियां थी। मूर्ख राजा माँ की कहानियों से होते हुए दर्ज हुए थे हमारी बाल स्मृति में। कोई उड़ाने वाली बहिष्कृत रानियां, भागती भागती रोनियां और दासियां और तमाम सताए हुए जन जो कहानियों में अयोग्य राजा की प्रजा थे। सुरंगें, अटारियां, कुएं, खंडक, जलाशय, पता नहीं क्या क्या था कहानियों में। कहानियों के उस चमकदार और रहस्यमयी संसार में ऐसा सुंदर संसार था माँ की कहानियों में जिसने डर से बाहर निकलना सिखाया। अनपढ़ माँ की कुछ कवितानुमा कहानियों में चालाक कोए के लिए गालियां थीं और बड़बोली चुईया के लिए प्रति करुणा का भाव था। आप पक्षियों के साथ गा सकते थे, उनके साथ साथ उड़कर छू सकते थे पहाड़ों की ऊंची सी ऊंची चोटियों को। कुछ देर के लिए अपने डर को, अभावों को भूल सकते थे और मुक्ति का सपना भी देख सकते थे। क्या बात, बहुत खूब भाई, बहुत खूब। इस क्रम में एक अपना जन नाट्य वाला गीत भी सुनाइएगा जो इफ्ता के लिए कई गीत लिखे हैं जी। जो याद हो, जो याद हो। एक कविता है विश्वकर्मा जयंती जी। ये जो नए लोग नौकरी में आ रहे हैं इंजीनियर, उनके लिए लिखी है। पैकेट की सारी अगरबत्तियों को एक साथ जलाकर उसने वातावरण में खुशबूदार धुआं फैला दिया। फिर एक एक मिठाई का टुकड़ा खिलाया सबको। महाराज विश्वकर्मा का जयकारा हुआ और सारे लड़कों को काम पर निकाल दिया। कंपनी को मिला है सड़क बनाने का ठेका, नए नए लड़कों को भी मिला है नया काम। सुदूर दक्षिण से आया है इंजीनियरों का दल में असम, बंगाल, उड़ीसा जैसे प्रदेशों के भी कुछ लड़के शामिल हैं। ये हिंदी भले ही ठीक से ना बोल पाए, पर हिंदी भाषी मार्कों के गुस्से और गालियों से इनका नजदीकी परिचय है। ये जो उड़िया लड़का है सुशांत, सड़क बनाते बनाते सड़क जैसे ही रंग का हो गया। विश्वकर्मा जयंती मनाने और प्रसाद प्राप्ति के बाद सीधा काम पर आकर खड़ा हो गया, पर कुछ कुछ गुस्से में जान पड़ता है। हालांकि इस मूलहीन गुस्से और खींच की कदर करने वाला कोई नहीं है इस बियाबान में। घृणा अनेक स्तरों पर छन छन कर सुशांत के चेहरे पर दिखाई पड़ रही है। इन लड़कों को नौकरी जैसा कुछ मिला है, होने को ये इंजीनियर कहलाते हैं। पुराने हो नहीं पाते कि पुराने होने से पहले इन पुरानों से और ज्यादा सस्ते लड़के कंपनी में काम पर लगा दिए जाते हैं। इनके पिता अपने जानने वालों को इनके सैलरी पैकेज के बारे में बताते होंगे। इनमें से ज्यादातर ने बैंक से कर्ज लेकर निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों से महंगी डिग्रियां हासिल की हैं। एक कंपनी से दूसरी कंपनी में छलांग लगाते हुए इनके भीतर कहीं ना कहीं कुछ टूट जाता है। काम ठोक कर और पैसा रोक कर देने वाली इन कंपनियों के पास नौकरी छोड़ते वक्त 2 से 3 महीनों की सैलरी का पैसा अटका ही रह जाता है। दिल बड़ा रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है इन लड़कों के पास। पहले जब इंजीनियर शब्द कानों में पड़ता तो इनकी स्मृति में पुराने नोटों पर छपा भावड़ा नंगल बांध का फोटो पहुंच जाता। यहाँ आकर ये अपने आप को ही भूल गए अपनी उम्र, भूल गए जीवन का आवेग। इनका कोई चेहरा तो नहीं, हाँ पर एक पदनाम जरूर है। नियत समय पर नियत स्थान पर पहुंचकर नियत काम पूरा कर लेने के बाद ही ये लौट पाते हैं अपने रात्रि विश्राम वाले स्थान पर।
कहने को आप चाहो तो कह सकते हो इन्हें भारत का भविष्य, पर फिलहाल इनके सामने आवारा पूंजी से निर्मित निजी लाभ पर केंद्रित एक कंपनी का भविष्य है। सैलरी, पीएफ, पैकेज, इन शब्दों के साथ ये जुटे हैं सड़क निर्माण के काम में। एक आदमी 1000 किलोमीटर दूर बैठा करता रहता है इनका संचालन। इन्हें कंपनी के व्हाट्सएप समूह में पृष्ठ चिन्ह पर पृष्ठ चिन्ह मिलते हैं। आज 700 मीटर कंक्रीट होना था, कितना हुआ? 3 बज रहे हैं और सिर्फ 400। कल्ला से कहो फोटो भेजे, रेड्डी को प्लांट पर भेजो, नायडू को फोन लगा और मिक्स में थोड़ी बढ़वा। आगे सफाई पर कौन है? हरामखोर, तुम्हारे बाप का पैसा है। ज्वाइंट में इतना लोहा मत डाल, सफेद हाथी पाल रखे हैं हमने, खाते हैं और रीत करते हैं पर काम नहीं करते। करते काटते इसी तरह गुजरते चले जाते हैं युव जनों की जवानी के कठिन से कठिनतर होते जाते दिन। पेड़ों पहाड़ों से होता बारिश का पानी नीचे उतर कर ना अगरबत्ती जलाकर टुनटुनी हिलाता है। मिठाई का एक एक टुकड़ा सभी लड़कों को खिलाया जाता है और इंजीनियरों का दल फिर किसी नए काम पर निकल जाता है। क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छा। काम ठोक कर पैसा रोक कर, क्या बात है, बहुत अच्छा। कविता और है बांसुरी जी। कुछ चीजों के खोने का अफसोस तो जिंदगी बना ही रहता है। जैसे दादा की बांसुरी पिता कभी भुला नहीं पाए, जैसे किसी ने कभी देखा नहीं उसे, पर इतनी बार इतनी तरह से बातचीत में उसका चित्र खींचा गया, एक चित्र कथा सी जन्म हो गई जहन में। वे जब तेज बुखार में बड़बड़ाते तो उनकी जिद में बांसुरी की खोज शामिल हो जाती। कभी कहते ले चाबी ले जा और अलमारी के निचले खाने, हो सकता है पुरानी किताबों की गठरियों के नीचे कहीं दबी हो। मथना में धरी दीमक खाई चिट्ठियों में कहीं बांसुरी के होने का अंदेशा होता उन्हें। बांसुरी न हो जैसे प्राण हो जर्जर देह में अटके हुए कहीं। कई बार बांसुरी की चर्चा करते हुए अचेत हो जाते पिता। होश लौटते ही पूछते मिली? पता नहीं क्या था ऐसा उसमें। हो सकता है कोई तर्ज याद हो आती हो उन्हें उन लुप्त हो गए गाड़ी गीतों की, जिन्हें ब्याह में गाते हुए स्त्रियां पल्लू दबा दबा कर हंसती थी। बांसुरी पर उन गीतों को चलते फिरते उछाल सकते थे दादा। कुल जमा एक बांसुरी ही थी पिता के पास, पिता की चल अचल विरासत, जो अंधेरे को, बुरे दिनों को, खर्च को खोल सकती थी अपने भीतर। किसी आदमी जन के बिछड़ जाने जैसी तड़प थी बांसुरी के न होने में। उसे याद करते करते गहरी बेचैनी से भर जाते पिता। किसी गीत की पंक्ति का कोई गीत अनुस्मरण में बिंद कर सोने न देता था उन्हें। बांसुरी के साथ नत्थी था पिता का बचपन। जब दादा ने स्कूल इंस्पेक्टर को सुनाई थी बांसुरी पर ऐसी धुन जिस पर मुग्ध हो 1.25 रुपया वजीफा मुकर्रर किया था उसने पिता का, वह जो था जीवन का संगीत, लय, राग और गति, वह जो अब खो गई थी कहीं। बांसुरी का नहीं खोना था जीवन की कविता का, स्मृति का, एक दस्तावेज का। पिता उसे अब बजा नहीं सकते थे, पर उसे देख अपने पिता के हाथों को, उंगलियों को, होठों को, सांसों को, गीतों को और उनके जज्बे को याद कर सकते थे। वाह वाह वाह। दो कविता और छोटी छोटी जी जी जी। हाँ कविता पता ना था जी। पता ना था यह सब इतनी जल्दी हो जाएगा। मन लगाने से पहले ही पास हो जाऊंगा। घर बनाने के लिए छोड़ दूंगा घर को ही। करते करते चाकरी पूरी तरह सरकारी हो जाऊंगा। बड़े बड़ों की सोहबत में रहूंगा। कविताएं छोड़ लिखने लगूंगा साईं बाबा के भजन। क्या पता ना था यह सब इतनी जल्दी हो जाएगा। बिरादरी की धर्मशाला के लिए चंदा जुटाऊंगा। बैठूंगा जात के लोगों के बीच। टूटे कुंदों वाले कपों में चाय दूंगा काम वालों को। राम प्रसाद भैया को रम्मू कहकर बुलाऊंगा। एक कूप मंडू पूर्व रजवाड़े के आगे छुप छुप कर दोहरा हो जाऊंगा। पता न था यह सब इतनी जल्दी हो जाएगा।
धूप से सने इतिहास की बिरदावलियां गाऊंगा, मोहम्मद चाचा की चक्की से आटा नहीं पिसवाऊंगा, धार्मिक जुलूस में पटाखे चलवाऊंगा, एक हुड़दंगी को बचाने के लिए दूंगा झूठी गवाही, फिर आत्म शांति के लिए घर में जाप करवाऊंगा। पता न था यह सब इतनी जल्दी हो जाएगा, आजादी आएगी और पास से गुजर जाएगी। एक बूढ़ी नदी बदल लेगी अपना रास्ता, एक नया वाद्य यंत्र पुराने बाजों को लील जाएगा, एक तरफा पैसा बढ़ेगा और जीना दूभर हो जाएगा, नई नई बीमारियां पैर पसारेंगी, फिर लौट कर आए। क्या बात है भाई, हिला दिया आपने। आखिरी एक और कविता पढ़ रहा हूँ। हाँ, अगर इस कविता का शीर्षक है अभिनेता। मैं एक ऐसे अभिनेता को जानता हूं जो स्टेशन पर उतरते ही चलने लगता है मेरे साथ साथ, बार बार लपकता सामान की ओर पूछता हुआ, कहाँ जाना है भाई साहब, चलो रिक्शे में छोड़ देता हूँ। उम्मीद की डोर से बंधा अपनी घृणा को छुपाता हुआ वह काफी दूर चलता है मेरे पीछे पीछे। भर दोपहरी में जब सब दुबके रहते हैं अपने अपने घरों में, उस बूढ़े अभिनेता का क्या कहना बहुत दूर सड़क से सुनाई पड़ती है उसकी, जो बच्चों के लिए कुल्फी का गीत गाता है। एक लड़का मिलता है टॉकीज के पास, रास्ता चलते पकड़ लेता है हाथ। मैं भयभीत होता हूँ इस अभिनेता से, मैं डरता हूँ उसकी जलेबियों से। वह जिसके साथ कुछ खाना चाहता है मुझे, मेरे इनकार करने पर कहता है समोसे गर्म है, कहो तो बच्चों के लिए बांध। एक अभिनेता ऐसा है शहर में जो कपड़ा दुकान के आते में बैठा रहता है कुर्सी लगाए, हर आते जाते को नमस्कार करता, दिन भर मुस्कुराता ही रहता है और महीना भर में 700 रुपया पगार पाता है। गली मोहल्लों, हाट बाजार और सड़कों पर हर कहीं टकरा ही जाते हैं ऐसे अभिनेता, पेट छुपाते हुए अपनी अपनी भूमिकाओं में संलग्न। जीवन से ही सीखा है उन्होंने अभिनय, जरूरतों ने बनाया है उन्हें अभिनेता। ऐसा भी हो सकता है अपने पिता की उंगली पकड़ वे चले आए हों अभिनय की इस दुनिया में, पर उनका कहीं नाम नहीं, रोटी के सिवाय कोई सपना नहीं उनके पास। ऐसे कुछ लोग भी हैं इस समाज में जो इन अभिनेताओं की नकल करते हैं और बन जाते हैं सचमुच के अभिनेता। धन्यवाद। बहुत खूब राजौरिया जी। इस जीवन में जो कुछ लक्षित है वो तो सभी देख लेते हैं, जो अलक्षित है वही कवि देखता है। और आपकी आंखें तो उस यथार्थ को देखती हैं जिस यथार्थ के तमाम कामों से आप जैसा इंजीनियर भी वाबस्ता रहा है, जहाँ कंपनियों का विकास होता है, मनुष्य का नहीं। बहुत द्रवीभूत कर देने वाली आपकी कविताएं हैं, बहुत गहरे भी करते हैं आप। और लेकिन वो तराना जो लिखा करते हैं आप जननाट्य के लिए, उसे अगर होठों पर तैर रहा हो तो वो क्यों नहीं सुना देते? अरे वो उस तरह से मैं गा नहीं पाता। ठीक है, चलिए कभी हम वो तराने सुनेंगे। मैं एक नमूना 4 लाइन सुना देता हूँ। जी जी सुनाए, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि आप ऐसा अनुरोध करेंगे। क्या मैं गायक नहीं हूँ मैं, हमारे काव्य का हिस्सा है। सुनाए। अगला संग्रह आ रहा है, उसका शीर्षक है मैं गायक बनना चाहता था। हाँ वाह, जो नहीं बन पाया मैं, तो मैं सुना देता हूँ। ये एक नाटक का गीत है, मूछ नाटक का, संजय की कहानी के ऊपर इसका नाटक हमने किया। इसका एक गीत मैंने लिखा था। कैसा भरम बनाया उसने कैसा खेत, कैसा भरम बनाया उसने कैसा फेंका फांसा, बिना लड़े ही जीत गया वो कैसा दुश्मन फांसा, बिना लड़े ही जीत गया वो कैसा दुश्मन फांसा। हे समझो समझो भाई, हे समझो समझो भाई, ये पूंजी की है भाषा, पूंजी की है भाषा। बस मैं नहीं सुना पाया। क्या बात, बहुत बुलंद आवाज है आपकी। जाहिर है इसके लिए एक बड़ा मंच चाहिए, 2-4
चेहरों से वो ऊर्जा नहीं मिलती है जो वकअप करने वाले लोग हैं वो। चलिए, बहुत अच्छा लगा हरिओम जी आपको सुनकर। वाकई फिर पुराने दिन लौट आए और खाली कोना से आप कितनी दूर तक कितने कोने आपने भर दिए हैं। तो मैं आपकी जो 2 संग्रह नहीं पढ़ पाया हूँ उन तक भी मैं भी पहुँच बनाऊंगा। बहुत आपका फिर से अभिनंदन। और अब हम लगभग अपनी समवयस और लेकिन अपने मिजाज में उतनी ही युवा संगीता गुप्ता जी की ओर मैं मुखातिब हूँ। और जैसा कि मैंने कहा कि वे कवि हैं, वे चित्रकार हैं, वे फिल्म निर्माता हैं, तमाम चीज़ों में जहाँ पर प्रायः लोगों का दखल नहीं होता वहाँ वे अपना दखल रखती हैं। जब मैं कलकत्ता पदस्थ हुआ एक बैंक की सेवा में, भारतीय भाषा परिषद की लाइब्रेरी में इनकी 2 किताबें देखी। उसमें एक थी समुद्र से लौटती नदी और दूसरी थी इस पार उस पार। 96-99 के बीच इनकी कृतियाँ आई थी और वहाँ ये थी। एक मैंने की हैंड राइटिंग में चीज़ें लिखी थी, उसमें कुछ बच्चों को से जुड़कर छोटी छोटी कविताएं थी और वो इनकी राइटिंग ने भी आकृष्ट किया और ये लगा कि ये कवित्री कुछ अद्भुत है, अलग किस्म की है। बहुत सारी कविताओं को पढ़ते हुए इतना अभ्यास हो जाता है कि हम जहाँ जहाँ पे मन की चीज होती है, अशांत मन होता है तो हम अशांत क्षेत्र की कविताएं चुन लेते हैं, शांत होता है तो शांत क्षेत्र की कविताएं चुन लेते हैं, रागात्मक है तो हम चले जाते हैं। ये बिनना चुनना जारी रहता है। हमारा साधारणीकरण कवियों से ऐसे ही होता है, वो किसी एक मिजाज किसी एक ऋतु पर ठहर नहीं जाता। इसलिए मैं कहता हूँ कि कवि के भीतर हर समय सारी ऋतुएं निवास करती हैं। एक दिन में कितनी करवटें बदलता है जैसे मौसम। और इसीलिए उन 2 संग्रहों के बाद एक मन में ललक थी। ये पता चला कि आयकर में ये बड़ी अधिकारी हैं, कलकत्ता में भी रह चुकी हैं, फिर ये दिल्ली पोस्ट हुई और तमाम एक लंबा अरसा गुजर गया। फिर इनसे मुलाकात भी हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने अपना संग्रह भेंट किया, प्रतिनाद। फिर इनका एक संग्रह इनके एक मुद्रक से मैं ले आया। चीजें जुटाता रहता हूँ। लेकिन ये है सबसे बड़ी बात है कि कविता संग्रह आपके कम हो या ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके भीतर कवि मन, उसका घनत्व कितना है, उसका आयतन चाहे कम सुविस्तृत हो, उसका घनत्व ज्यादा हो, तो वो सब चीजें इनके भीतर हैं। और इनकी जो कलात्मक रुचियां हैं जिसको हम टेक्सचर कहते हैं और उसके लिए हम तमाम गूगल पर इधर उधर घूमते रहते हैं कि किताबों के आवरण के लिए कोई ऐसा मिल जाए। गुण नारायण जी तो बहुत बेचैन रहते थे कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तथा वो कैसा होना चाहिए वो ये तो कभी पे निर्भर करता, कई बार संयोग। लेकिन इतने अच्छे टेक्सचर इनके, प्रभाकर श्रोत्री ने कई इनके आर्ट को पुस्तक की कृतियों के आवरण बनाए, भी बहुत पसंद करते थे। अब आज ये हमारे बीच हैं और श्रृंगार और वियोग के सारे पक्ष इनके यहाँ हैं। छोटी छोटी कविताएं, जैसे कोई गौरैया इनके आंगन में उड़ गई हो और जो अनगूंज छोड़ गई हो उस अनगूंज को ये बुनती है। थीम महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है थीम को देखना और उस देखने को उसी टेक्सचर की तरह बुनना, जिसमें से आप बहुत कुछ, जैसे होता है कि हमारी माएँ जो है वो अनाज को जैसे चुनती बिनती हैं गांव में, जिससे मिट्टी भी रहती है, कण भी रहते हैं और अलग करती है, बहुत महीन काम है। ऐसे तो कला में ये काम करती है और उस कला से जो क्षण के आता है वे सारे क्षण इनकी कविताओं में देखते हैं। तो बस इनकी एक कविता, चूंकि कविता और पेटी के साँचे में रहने वाले कम कवि, तो इनका कवि मन बहुत बड़ा है। कविताएं छोटी हो बेशक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन छाप इनकी वैसी है जैसे कोई संवेदी हाथ आपके कंधे पर रखे, ऐसे इनकी कविताएं। इनकी एक कविता है जो यहाँ मैंने रखी है इसे सुनाने के लिए। फिर सावन आया, नीम जामुन और नन्हे पौधे सब भीग रहे, सावन सबके लिए आया, मीठी फुहारें सबको महका रही, तुम भी कहीं भीग रहे होगे उस सावन में, कुछ यादों में, कुछ मेरे करीब होने के एहसास में। इन सबको भीगते देखना अच्छा सा लगता, मैं भी अरसे बाद मुस्करा पड़ी, देखो ना फिर सावन आया। तो ये यहाँ कचोट भी है, वैसी जैसे नीरज कहा करते हैं कि अब के सावन में शरारती मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़ के हर शहर में बरसात। ये कचोट है, उसको कितनी महीन आधुनिक काव्य भाषा में संगीता जी ने रखा। मैं संगीता जी से आग्रह करूंगा कि 15 मिनट में समेट सकने वाली लगभग 10 कविताएं सुनाएं। स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार रामदर्श जी, आपके सानिध्य में पढ़ना अपने आप आज की शाम को बहुत अर्थवान बनाता है। और ओम जी का संचालन, ये 2 चीजें अगर
आपके सामने हूँ तो आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस ही देना पड़ेगा। जितनी बड़ी बड़ी बातें इन्होंने मेरे बारे में कही है, अब मुझे थोड़ी घबराहट हो रही कि मैं उसको सच कैसे साबित करूं। तो एक अपने लिए लिखा था 2 लाइनें। रोने के 100 बहानों पर, रोने के 100 बहानों पर मुस्कुराने की एक जिद भारी पड़ती रही ताउम्र। रोने के 100 बहानों पर मुस्कुराने की एक जिद भारी पड़ती रही ताउम्र। अब मैं एक शेर सुनाती हूँ जो रश्मि, विशाखा, हरिओम जी, ओम जी सबके ऊपर लागू होती है कि हम अपने कंफर्ट जोन से निकल ही नहीं पाते, और कंफर्ट जोन से निकले बिना रिस्क लिए कहीं कुछ हासिल नहीं होता, कहीं पहुंचा नहीं जा सकता। पिंजरा छोड़कर उड़ने वालों का ठिकाना कोई नहीं। पिंजरा हमारा कंफर्ट जोन है। पिंजरा छोड़कर उड़ने वालों का ठिकाना कोई नहीं, उनका मसीहा सिर्फ आसमां होता है। आसमां तक पहुंचने का हौसला हो और रास्ते की जद्दोजहद से बेखौफ हो तो उड़ना। आसमां तक पहुंचने का हौसला हो और रास्ते की जद्दोजहद से बेखौफ हो तो उड़ना। एक दिन वक्त और आसमां दोनों तुम्हारे होंगे। क्या बात है। वक्त और आसमां दोनों तुम्हारे होंगे। बहुत खूब, बहुत। अब मैं अपनी एक संग्रह, जो कि शायद ओम जी ने पता नहीं देखा या नहीं देखा है, बेपरवाह रूह, ये 2017-18 में आई थी। उससे कुछ नज़में सुनाती हूँ। जी जी बिल्कुल। जब मेरा समय हो जाएगा आप बता दीजिएगा। ठीक बिल्कुल है, बता दूंगा, निश्चित रहे। जी जी। कुछ नज़में बेठौर भटकती हैं, कुछ नज़में बेठौर भटकती हैं, कागज का एक टुकड़ा भी मयस्सर नहीं होता उन्हें। कुछ नज़में बेठौर भटकती हैं, कागज का एक टुकड़ा भी मयस्सर नहीं होता उन्हें। कुछ रूह तमाम सफ़र तन्हा होती, कोई हम सफ़र नहीं होता। लाख पुकारने के बावजूद कुछ आवाज़ें कहीं नहीं पहुँचती। लाख पुकारने के बावजूद कुछ आवाज़ें कहीं नहीं पहुँचती। दस्तक दे तो कहाँ दे। कुछ मोहब्बतों को दरवाजे नहीं मिलते, कुछ ख्वाबों को आंखें नहीं मिलती, कुछ प्यास नदी तक नहीं पहुँचते। क्या बात। कुछ अफसानों की मंजिल ही नहीं होती, अधूरापन नसीब होता है उनका, वही एक अफसाना हूँ मैं। अधूरापन नसीब होता है उनका, वही एक अफसाना हूँ मैं। जो न जीते हैं न मरते हैं, जो न जीते हैं न मरते हैं, बस होते हैं, बस होते हैं, बस होते हैं। कुछ नज़में बेठौर भटकती हैं, कागज का एक टुकड़ा भी मयस्सर नहीं होता उन्हें। कागज का एक टुकड़ा भी मयस्सर नहीं होता उन्हें। वाह वाह। सागर मुझे बहुत प्रिय है, तो सागर के सानिध्य में बहुत समय बिताने का मौका पहले मिलता रहा है, अब तो 2 साल से कहीं जाना हुआ नहीं। सागर के सीने में दफना आई हूँ एक अधूरा अफसाना मोहब्बत का। सागर के सीने में दफना आई हूँ एक अधूरा अफसाना मोहब्बत का। कुछ अफसानों की उम्र नहीं होती, ताउम्र निभाना फितरत में सबके शामिल नहीं होता। कागज पर उकेरी नज़में पानी के हवाले कर देना, कागज पर उकेरी नज़में पानी के हवाले कर देना, पानी स्याही के निशान भी मिटा देगा। वक्त साथ देता तो तुम्हारी सांसों पर नज़में लिख देती, वक्त साथ देता तो तुम्हारी सांसों पर नज़में लिख देती। मेरी आवाज़ हवाओं के हवाले कर देना, मेरी आवाज़ हवाओं के हवाले कर देना। कहीं दूर बंजर के खुरदुरेपन में इजाफा तो करेंगी,
मेरी आवाज हवाओं के हवाले कर देना कहीं दूर बंजर के खुरदुरेपन में इजाफा तो करेंगी। तुम आजाद हो अब, तुम आजाद हो अब मेरी आवाज, नज़्में और हर्फ से। तुम्हारी हद से निकल कर बेहद हो गई हूं मैं, तुम्हारी हद से निकल कर बेहद हो गई हूं मैं। जी वाह। कुछ मेरी एक नई किताब आई है, अभी तक कई लोगों तक नहीं पहुंची, नदी को नाव में भर। जी। उसकी पहली नज्म है नदी को नाव में भर। मैं वही सुनाती हूँ। जी। नदी को नाव में भर ले गया एक शायर उसे घर। नदी को नाव में भर ले गया एक शायर उसे घर। मचल कर नदी ने कहा तुझे खुद का होश नहीं, मुझे कैसे संभालेगा। मचल कर नदी ने कहा तुझे खुद का होश नहीं, मुझे कैसे संभालेगा। शायर ने मुस्कुरा कर कहा मैं तुझे अपनी नज़्मों में छुपा लूंगा। क्या बात। तुझे कागज के सीने पर लिख दूंगा, तुझे महफिल महफिल ले जाऊंगा। तो ठहर तो सही, तेरे गीत सब गुनगुनाएंगे। नदी को नाव में भर ले गया एक शायर उसे घर। नदी को नाव में भर ले गया एक शायर उसे घर। एक और दरख्त को छोड़, दरख्त को छोड़ आखिरी पत्ता भी चला। दरख्त को छोड़ आखिरी पत्ता भी चला। पतझड़ में यूं ही होता है, खामोश दरख्त सब सहता है। एक एक पत्ते का यूं बिखरना, अपना उजड़ना और वीरान होना। चिड़िया जिसका घोंसला उसके दिल में है बहुत मायूस होती है। खामोश दरख्त के दिल में सोती है। तिनका तिनका जोड़ दरख्त को आशियां बनाया था। उसके ठहरने में अपना हौसला पाता है। ये अब दरख्त को छोड़ के नहीं जाती, उसके ठहरने में वह अपना हौसला पाता है। चिड़िया हर शाम लौट आती है, हर सुबह उसे गीत सुनाती है। दरख्त को छोड़ यूं तो आखिरी पत्ता भी चला, आखिरी पत्ता। बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक यशोदा से संवाद सुनाऊं? बिल्कुल सुना, बिल्कुल। जब भगवान बुद्ध सिद्धार्थ थे और घर छोड़कर चुपचाप चले गए थे, यशोदा को बताया भी नहीं, बताने का साथ भी नहीं रहा। हाँ, तो उस तकलीफ को यशोदा ने बार बार अपनी सहेलियों से कहा कि जाना था, जाते मैं उन्हें रोकती नहीं, मगर बताकर तो जाते। और वो बताकर क्यों नहीं गए, इसका मलाल उनको था। तो मैथिली बाबू को तो हम सबने सुना है, अब हम आपको सुनना चाहते हैं, आखिर क्या वजह है। हाँ, यशोधरा से संवाद। तो सिद्धार्थ ने बताया, चुपचाप बिन बताए खामोशी से चले जाना सिद्धार्थ की मजबूरी थी। चुपचाप बिन बताए खामोशी से चले जाना सिद्धार्थ की मजबूरी थी। बताकर जाना कहाँ मुमकिन था, बताकर जाना कहाँ मुमकिन था। बताने का साहस जुटा नहीं पाए, दबे पांव निकल गए। महल के ऐशो आराम छोड़ना फिर भी मुश्किल ना था। यशोधरा, तुम्हारा दिल तोड़ना ही नामुमकिन था। महल के ऐशो आराम छोड़ना फिर भी मुश्किल ना था। यशोधरा, तुम्हारा दिल ही तोड़ना नामुमकिन था। तुम्हें गिला रहा, तुम्हें गिला रहा कि बताकर तो जाते। जरा सोचो, अपनी मोहब्बत को ठुकरा कर जाने की ताकत कहाँ से लाते। जरा सोचो, अपनी मोहब्बत को ठुकरा कर जाने की ताकत कहाँ से लाते।
बताकर, और अगर नहीं जाते, तो क्या भूत हो पाते? कभी कभी अपना दिल तोड़ना निहायत जरूरी होता है। यशोधरा, तुम्हें छोड़कर जाना तुम्हारा दिल नहीं, अपना सब तोड़ना और छोड़ना था। तुम्हारा खुद को मिटाना और खोना था, शून्य होना था। यशोधरा, तुम्हें छोड़कर जाना तुम्हारा दिल नहीं, अपना सब तोड़ना और छोड़ना था, खुद को मिटाना और खोना था, शून्य होना था। भरोसा था तुम सब समझ जाओगी, खुद को और राहुल को संभाल पाओगी, सिद्धार्थ को मुक्त कर सकोगी। फिर एक दिन बुद्ध होकर तुम तक ही लौट आएंगे। अपने को मिटाकर ही स्वयं को पाना होता है। यही जानने और सीखने में उम्र लगा दी सिद्धार्थ ने। अपने को मिटाकर ही पाना होता है, यही जानने और समझने में उम्र लगा दी सिद्धार्थ ने। वह दर बदर भटक कर जान पाए, जो खामोशी से राहुल को पालते हुए तुमने सहजता से सीख लिया था। तुम माँ थी, तुम्हें सब पता था, तुम्हें सब यूं ही पता था। प्रसव की बेइंतहा यातना तुमने महसूसी थी। खुद को खोना, मिटाना और शून्य बनाना तुम्हारे लिए आसान था। तुम जननी थी, और जननी सहज ही बुद्ध होती है। तुम गिला भी सिर्फ अपनापन जताने के लिए करती रही। मन ही मन तुम सब जानती थी, क्योंकि तुम तो माँ थी। आवाज नहीं आ रही आपकी। 2 छोटी कविताएं और सुनाएं और फिर इसका संकलन करें। जी। 2 छोटी कविताएं सुनाती हूँ। एक तो किताब से सुनाते हैं। मेरी एक और किताब है, रोशनी का सफर। जी देखा है। मैं इसकी पहली कविता सुनाना चाहूंगी, क्योंकि हमारी सारी जो यात्रा होती है वो रोशनी की तरफ होनी चाहिए, और यही हमारी मंशा भी होनी चाहिए। जी। जमी की तरह मैं भी रोशनी के सफर हूँ। पृथ्वी हमेशा सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, उसको ध्यान में रखा लिखा है। जमी की तरह मैं भी रोशनी के सफर पर हूँ। ख्वाहिश है रोशनी की रफ्तार से चलूं, और वक्त थम जाए, ठहर जाए, जिस्म से परे रूह निकल जाए मुसलसल। जमी की तरह मैं भी रोशनी के सफर पर हूँ। जमी की तरह मैं भी रोशनी के सफर पर हूँ। अब मैं एक जो सबको बहुत पसंद आती है वही चीजें सुनाती हूँ। शायर कौन होता है, कुछ ऐसी चीजें लिखी उनके बारे में। कई जन्मों की प्यास और बेचैनियां लेकर कोई इस जमी पर उतरता है तो शायर होता है। कई जन्मों की प्यास और बेचैनियां लेकर कोई इस जमी पर उतरता है तो शायर होता है। एक टूटा सितारा जिसे आसमां ने बेघर किया हो तो शायर होता है। एक टूटा सितारा जिसे आसमां ने बेघर किया हो तो शायर होता है। बेवजह खुश और बेवजह उदास होता है। सारी रात जागता है और दिन भर खुली आंखों ख्वाब देखता है
तो शायर होता है। पत्थरों से मोहब्बत का जज्बा रखता है, मौसमों के साथ मुरझाता और खिलता है, तो शायर होता है। फूलों के संग खिलता है, तितलियों के संग उड़ता है, बारिश के संग बरसता है, तो शायर होता है। चिड़ियों के संग चहकता है, पुराने दरख्त पर नई कोपल सा उगता है, तो शायर होता है। सूखी पत्तियों पर नरमी से पाँव रखता है कि कहीं टूट ना जाए, सूखी पत्तियों पर नरमी से पाँव रखता है कि कहीं टूट ना जाए, ओस की बूंद को समंदर समझता है, तो शायर होता है। सीप के दिल में मोती सा समाता है, समंदर की लहरों पर नाचता है, तो शायर होता है। दुनिया में रहता है, दुनियादारी नहीं जानता, राजा को फकीर और फकीर को राजा समझता है, तो शायर होता है। दोस्तों की जान होता है और दुश्मनों को भी इंसान समझता है, तो शायर होता है। जेब में पैसे ना भी हो तो भी बेफिक्र सा लगता है, अजनबी की मदद करता है, तो शायर होता है। जमीन पर रहता है पर आसमां से मोहब्बत करता है, जमीन पर रहता है पर आसमां से मोहब्बत करता है, जो आसमां मिल जाए तो जमीन को तरसता है, तो शायर होता है। 7 समंदर पार किसी की मुस्कुराहटों का सबब बनता है, हजारों दिलों में एक साथ धड़कता है, तो शायर होता है, तो शायर होता है। दुख में ज्यादा दुखी, सुख में ज्यादा सुखी होता है, किसी की दुआओं में असर बन उतरता है, तो शायर होता है। किसी के ख्वाब मुकम्मल करता है, तो शायर होता है। किसी रोते हुए का कान्हा होता है, किसी बुजुर्ग के लिए समय बच्चों का काबली वाला होता है, तो शायर होता है। किसी के पस्त हौसलों में पंख सा उगता है, किसी अंधेरे सीने में चिंगारी सा सुलगता है, तो शायर होता है, तो शायर होता है। तो बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत प्यारी कविताएं सुनाई, बिल्कुल अपने टेक्सचर की तरह, अपने कलात्मक विन्यास की तरह, और बहुत ही रम के जम के, और बहुत आनंद आया। सारी कविताएं जैसे हमारी तपश्चर्या का प्रतिफल है। जब कभी लिखता है तो किसी उच्च सिंहासन से लिखता है। हमारे एक शायर ने लिखा है, जो आपने नज़में सुनाई, कि हमारे अंत की चर्चा गुलाबों तक रहे सीमित, हमारे जन्म की तारीख कागज पर नहीं लिखना, न गंगा जल न हलाहल न कोई और ही जल हो, किसी लाचार आंसू को हमारे भाल पर लिखना। क्या शायरों की तमाम कोटियां हैं। रामदरस जी का ये आग्रह होता है कि जब हमें बुलाने के पहले कुछ सुनाओ, तो ये हमारा सौभाग्य भी होता है। देखिए डॉक्टर साहब प्रकट हो गए, एकदम सुन रहे हैं लगातार वो उनके चरणों में, और आप सब लोगों के सानिध्य में आप सब लोगों के लिए एक छोटा सा गीत में पढ़ना चाहता हूँ। एक परिभाषा भारत भूषण जैसे अच्छे गीतकार ने दी है कि ऐसे भी शायर हैं जिनके लिए कहा गया कि जब नींद ना आई और न जाग सका, बेचैनी की कुछ दवा न मांग सका, दम घुटा नयन का कोना गर्म हुआ, तब मेरे गीतों का जन्म हुआ। ऐसा भारत भूषण ने कहा। डॉक्टर बिंदेमणि जी, आपने अपना माइक ऑफ कर दिया, बहुत अच्छा। और अब सुने एक गीत बहुत छोटा सा। तुमसे जो डोर बंधी है, तुमसे जो हिलका है मन, तुमसे जो डोर बंधी है, तुमसे जो हिलगा है मन, ऐसे ही कट जाए दिन, ऐसे ही निभ जाए प्रण, ऐसे ही कट जाए दिन, ऐसे ही निभ जाए प्रण, तुमसे जो
डोर बंधी है, तुमसे जो हिलगा है मन। और देखें, दूर कहीं सफर पर रहें, ओ किसी पहाड़ी पर शाम। दूर कहीं सफर पर रहें, ओ किसी पहाड़ी पर शाम। सीढ़ियां चढ़े उतरे हम, संग संग अनथक अविराम। पाँवों में गति हो सत्वर, पुलकित हो हर पल हर क्षण। ऐसे ही कट जाए दिन, ऐसे ही निभ जाए प्रण। तुमसे जो डोर बंधी है, तुमसे जो हिलगा है मन। और वक्त के समंदर में हम मिलकर अटखेलियां करें। वक्त के समंदर में हम मिलकर अटखेलियां करें। नदियों को दोस्त बना लें, बादल से गुफ्तगू करें। नदियों को दोस्त बना लें, बादल से गुफ्तगू करें। आंगन में भर जाए धूप, चोला हो जाए मगन। ऐसे ही कट जाए दिन, ऐसे ही निभ जाए प्रण। तुमसे जो हिलगा है मन, तुमसे जो डोर बंधी है, तुमसे जो हिलगा है मन। और आखिरी इसका पद है, रूठे तो रूठे मौसम, तुम न मगर रूठना कभी। रूठे तो रूठे मौसम, तुम न मगर रूठना कभी। अभी शुभ मुहूर्त है ये, बैठो भी घड़ी दो घड़ी। अभी शुभ मुहूर्त है ये, बैठो भी घड़ी दो घड़ी। ऊब कहीं घर बसा न ले, ऊब कहीं घर बसा न ले। उड़ जाए बनकर खंजन, ऐसे ही कट जाए दिन, ऐसे ही निभ जाए प्रण। तुमसे जो हिलगा है मन। तो ये गीत और आप सबको विदित ही है कि ये काव्य संध्या जिसके सानिध्य में होते हैं डॉक्टर रामदर्श मिश्र जी, और एक पूरी सदी का जीवन उनके पास है, उसके जीवनानुभव हैं। और विभिन्न विधाओं में कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना, निबंध, संस्मरण, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत और लगभग सैकड़ों कृतियां हर साल कुछ न कुछ नया रचते हैं, नया प्रकाशित करते हैं। और इस उम्र में भी वे संदेश देते हैं कि ऐसे ही व्यक्ति को होना चाहिए। जीवन रेखा की अपनी एक गति होती है, लेकिन इस गति को यदि आदमी ठान ले तो उसी शायर की तरह जैसा कहते हैं कि मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। बहुत निराशाएं और इस अंधेरे का गान करने वाले हमारे कवि, लेकिन कहीं न कहीं तमशो मां ज्योतिर्गमय हमारे सामने एक कसौटी और एक सूत्रवाक्य की तरह रहता है। रामदर्श जी यहाँ पर हैं तो जैसे एक कविता की जो घड़ी है जीवंत होगी। लगभग 1.5 घंटे हो गए हैं और वे अब यहाँ पटल पर हैं। हम जैसा कहते हैं वे कवियों को सुनते हैं, सुन रहे हैं, उनसे संवाद करते हैं। इस बीच मोहन कुमार ढेरिया भी हमारे समय के जाने माने कवि आ गए हैं, वे भी मध्य प्रदेश के हैं। तो मैं डॉक्टर रामदर्श मिश्र जी से आग्रह करूंगा कि कृपया वे आए और अपनी कविताएं भी सुनाएं और कवियों को संबोधित करें, उन्हें अपना प्रेम, अपनी मोहब्बत उन्हें सौंपे। श्री रामदर्श मिश्र जी, स्वागत और अभिनंदन। प्रियवर ओम मिस्टर जी, संगीता गुप्ता जी, हरिओम जी, रश्मि जी, विशाखा जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के सानिध्य में
आज मैं थोड़ा सुस्त हूँ, थोड़ा सा थकान अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन हर बार कहता हूँ कि इस उम्र में उठी हुई थकान को आप लोगों की कविताएं हर लेती हैं, ताजगी भर देती हैं। ओम जी का ये महत्व है, उनकी कृपा भी कर सकते हैं हम कि वे देश के अनेक नए वरिष्ठ कवियों को एकत्र करते हैं इस कवि गोष्ठी में, और हमें उनके नए काव्य को सुनने का अवसर मिलता है। मुझे लग रहा है कि नई कविता की जो परंपरा है उसे आप लोग बहुत सघन सार्थक रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। हर कवि जो जिसने जो भोगा है, जिसकी जो विचार दृष्टि है, उनकी कविताओं में वो स्पंदित हो रही है। हर कविता का अपना व्यक्तित्व दिखाई पड़ा, छोटी कविताएं, बड़ी कविताएं। और ये बड़ी बात होती है कि हर कवि की कविता का अपना व्यक्तित्व हो। ये बात मैं बार बार कहता हूँ, किसी भी रचना का महत्व इस बात में है कि वो अपनी जैसी हो, और अपनी जैसी तब होती है जब कवि जीवन का अनुभव करता है, जीवन का अनुभव करके कविता लिखता है। मेरी एक लाइन है, चाहता हूँ कुछ लिखूं पर कुछ निकलता ही नहीं है, दोस्त भीतर आपके कोई विकलता ही नहीं है। भीतर विकलता अगर नहीं होगी तो कल्पना से यूं ही आप सब जाल बुनते रहिए। तो इस कवि गोष्ठी में शुरू से मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छी सार्थक कविताएं बहती हुई चली आ रही हैं, और आज भी आप अनेक कवियों को मैंने उनके स्वर में, उनकी दृष्टि में, उनके अनुभव में देखा सुना, तो अच्छा लगा। और मैं बड़ा गर्व अनुभव करता हूँ कि हम लोगों की परंपरा को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि और भी इसको समृद्ध कर रहे हैं, और भी सघन कर रहे हैं। हम इस बात से बहुत सुखी अनुभव करते हैं कि मैं 97 साल का हुआ, इसलिए आप लोगों का सम्मान पाता हूँ, आप लोगों का स्नेह पाता हूँ, और ये नहीं कि मैं आपसे कोई बड़ा कवि हूँ, आप भी बड़े कवि हैं, आप मुझसे अच्छा लिखते हुए, लेकिन आपका सम्मान इसलिए है कि मैं 97 साल का हूँ, वरिष्ठ हूँ, और ये भारतीय परंपरा रही है कि अपने बुजुर्गों का सम्मान किया जाए। तो सबसे बड़ी अच्छी बात ये होती है कि आपकी कविताएं तो सुनता ही हूँ, लेकिन ओम निश्चित जी एक जो आज के काव्य परिवेश का एक बड़ा व्यापक, बड़ा सहन, बहुत सार्थक चित्र खड़ा करते हैं, जिसमें कि आप सबकी अलग अलग पहचान
उल्लास के साथ उभरती है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारी पहचान बढ़ती है, क्या आजकल क्या लिखा जा रहा है और जो लिखा जा रहा है वो क्या है। तो ओम जी के प्रति हम लोग आभारी हैं कि वे एक बड़ी दुनिया से हमारी पहचान करा रहे हैं। कि हम लोग घर बैठे हुए हैं और बहुत पढ़ नहीं पाते हैं और कई बार तो पंचकौम कविताएं पढ़ते भी हैं तो लगता है कि कुछ ऐसा ही है। लेकिन इस कभी समारोह में मैं शुरू से देख रहा हूँ जो कविताएं पढ़ी जा रही हैं वे बड़ी सार्थक हैं और समाज के अनेक प्रश्नों को, समाज के अनेक समस्याओं को एक संवेदना के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं आप लोग। और उसमें एक मानवीय दृष्टि होती है। संवेदना तो सघन अनुभव, तो इतना अनुभव तो सघन होती है, लेकिन एक विजन होता है और विजन हमारी संवेदना को, अनुभव तो गढ़ता है। तो देखा मैंने आप लोग जो विषय दिया है उस विषय को जिया भी है और उसको आप अपने विजन के साथ कहीं कहीं ले जाते हैं हम, ताकि आदमी को कहीं कुछ जीवन को समझने का, जीवन को देखने का, पहचानने का मौका मिले। तो मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों का, बधाई दे रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। मैं बहुत कविताएं नहीं पढ़ रहा हूँ, थकान सी लग रही है। वे बचपन के दिन थे, बसंत आते ही गांव का सोया जीवन अंगड़ाई लेकर जाग उठता था। पेड़ों के नए पत्तों के बीच कोयल कूक उठती थी। तब मैं बच्चा था, नहीं जानता था कि जीवन से कोयल का क्या नाता है। तब मैं बच्चा था, नहीं जानता था कि जीवन से कोयल का क्या नाता है। वो बोलती थी और मैं उसे चिढ़ाता था। वो और जोर जोर से बोलने लगती थी, तंग आकर मैं उसे पत्थर मारता था। वो उड़कर दूसरे पेड़ की डाल पर जा बैठती थी और बोलने लगती थी। वो बस बावरी सी बोलती ही रहती थी, वो बस बावरी सी बोलती ही रहती थी, दिन को, रात को, सुबह को, शाम को, और चाहे अनचाहे मुझ में उतरती रहती थी। जब मैं गांव से छूटा तो छूटता ही चला गया। जब मैं गांव से छूटा तो छूटता ही चला गया, लगातार धंसता ही चला गया कंक्रीट के हसीन जंगलों में, जहाँ न मौसम थे, न ऋतुएं, न जाड़े की धूप थी, न गर्मी की छां। सदाबहार रोशनी थी, सदाबहार यंत्र संगीत थे, सदाबहार फूल पत्तियाँ थीं। और मैं भूल गया था कहाँ से आया हूँ, और मैं भूल गया था कहाँ से आया हूँ। आज बहुत दिनों बाद आ गया हूँ इस ग्राम परिवेश में। कोयल बोल रही है, लगातार बोल रही है, यहाँ बोल रही है, वहाँ बोल रही है। कितने समय बाद सुन रहा हूँ यह स्वर। यह स्वर नहीं मेरा बचपन है, यह स्वर नहीं मेरा बचपन है। मंजरियों से रजी अमराई है, राग लुटाती अल्हड़ बासंती हवा है। खपरेरों से सिवानों के हटहाती कैद की चांदनी है। बिना के दर्द में भीगा लोकगीत है। गाओ कोयल गाती रहो, छड़ने दो पर्द रंगीन परस्तर, होने दो दीवार रंगी, उड़ जाने दो दीवारों पर कैलेंडर। कुछ देर तो जी लूं तुम्हारे साथ मनुष्य बनकर। एक मौका दे रहा हूँ। सरसों जो पौधा है, सवेरे सवेरे सामने टंगे कैलेंडर से बसंत पंचमी चूक पड़ी मेरी आंखों में। लगा मेरी छोटी सी फुलवारी मुझे पुकार रही है।
कुछ गुलाब मुस्कुरा रहे थे, कुछ गेंदे खिलखिला रहे थे, कुछ दूसरे फूल दहक रहे थे। एकाएक मैंने देखा एक किनारे एक सरसों फूली हुई थी। एकाएक मैंने देखा एक किनारे एक सरसों फूली हुई थी, पीले पीले फूल। अरे वाह क्या बात है, अरे वाह क्या बात है। मैंने देर तक निहारता रहा और ना जाने कब मैंने अपने को अपने खेतों में पाया, और ना जाने कब मैंने अपने को अपने खेतों में पाया। यहाँ से वहाँ तक, न जाने कहाँ से कहाँ तक सरसों के फूलों की आभा उमड़ी हुई थी। सरसों के फूलों की आभा उमड़ी हुई थी ज्वार की तरह। बीच बीच में अलसी और मटर के लाल नीले काले सफेद फूलों की छवियां जगमगा रही थी। आंखों में उभरते गए रास्ते, मेड़, गांव की गलियां, दरवाजे, उन पर बजती उमंगित पांवों की थाप, राग रंजित कंठों से उठते हुए फाग, पथ बुहारती हुई हवा, बस्तों पर हंसते रंग, जीवन ही जीवन। हाँ, सरसों गमले में खिले हुए एकाकी फूल का नाम नहीं है। हाँ, सरसों गमले में खिले हुए एकाकी फूल का नाम नहीं है। वह समूह लय से तरंगित बहार है, वह समूह लय से तरंगित बहार है। मेरी प्यारी सरसों, आज तूने बहुत दिनों बाद बसंत को कैलेंडर से खींचकर फैला दिया जीवन के अनंत विस्तार में, और मुझे छोड़ दिया उसमें कुछ पल पाने के लिए। क्या बात है, क्या बात डॉक्टर साहब, बात को निकलता है आग। जी जी जी, आग, आग, आग कुछ नहीं बोलती। वो अपने को समेट कर चुपचाप माचिस की डिब्बिया में पड़ी होती है। वो अपने को समेट कर चुपचाप माचिस की डिब्बिया में पड़ी होती है और प्रतीक्षा रहती है किसी गृहिणी के हाथों की, जो उसे गरम गरम रोटी में बदल देगी, ढाल देगी अगरबत्ती की सुगंध में, और अंधेरे के सैलाब में फूलों के बंधनवार की टांग देगी यहाँ से वहाँ तक। उसे प्रतीक्षा रहती है उन खुरदरे हाथों की, उसे प्रतीक्षा रहती है उन खुरदरे हाथों की, जो उसे दहका कर शक्ल दे देंगे खसिया की, कुदारी की, लोटे की, थाली की, रेलगाड़ी की, जहाज की, सन्नाटे में से उठने वाली आवाज़ की। आग कुछ नहीं बोलती, वो सोई रहती है पेड़ों के भीतर उसकी लाली से, और प्रतीक्षा रहती है बसंत की, जो उसे छूकर दहका देगा अनंत रंगों के फूलों में, और ज़मीन धीरे धीरे फूलों, फलों और फसलों से कसमसाने लगेगी। क्या बात है, जिंदगी का गीत गुनगुनाने लगेगी। आग सोई रहती है बच्चों के ओठों में, आग सोई रहती है बच्चों के ओठों में। जब कोई क्षण गुदगुदा कर उसे जगा देता है तो दूधिया हंसी बनकर फैल जाती है भीगे ओठों पर, मासूम आंखों में। कैसा लगता होगा उसे, कैसा लगता होगा उसे जब कोई हाथ उसे जगा कर डाल आता होगा असहाय झोपड़ियों के बीच। कैसा लगता होगा उससे जब कोई हाथ उसे जगा कर डाल आता होगा असहाय झोपड़ियों के बीच, या झोंक देता होगा हरे भरे खेतों खलिहानों में। कैसा लगता होगा जब उसे किसी गोले में बांधकर सभ्य हाथों द्वारा फेंक दिया जाता होगा अनंत जन प्रवाह के बीच, अपनी इच्छा के विरुद्ध धड़कने के लिए, हंसती गाती जिंदगियों को निगलने के लिए। चिड़चिड़ तर तर धड़ धड़ धड़ाम धड़ाम वो चबाती चली जाती होगी घास फूट, लकड़ियाँ, पत्थर, बच्चे, जवान, बूढ़े, हंसी खुशी, सपने, भविष्य, सब कुछ चबा चुकने के बाद खामोश होकर सुबह सुबह रोती होगी। सब कुछ चबा चुकने के बाद खामोश होकर सुबह सोकर रोती होगी। उसने क्या किया, उसने क्या किया, लेकिन उसने कहाँ किया, लेकिन उसने कहाँ किया, उसका अपने बस कहाँ है। वो तो जो ताप है जहाँ रखी जाएगी, जलाएगी, उसे प्रतीक्षा रहती है
गृहिणी के हाथों की, कारीगर के हाथों की, बसंत के हाथों की, बच्चे के साथी क्षणों की। वाह वाह वाह, बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत तृप्ति दी आपने। आपके होने से ये संध्या महत्वपूर्ण होती है। जैसा कि सभी जानते हैं कि आप उम्र की 98वीं पायदान पर हैं। ईश्वर ने आपको वही आवाज, वही सौष्ठव, वही परिपक्वता और दृष्टि दी है, और इससे हम सभी लोग संबलित होते हैं। हमें भी अपने जीवन के पाथेय को इसी तरह निर्मित करना होता है। हम आपसे सीख लेते हैं। बहुत धन्यवाद आपके होने के लिए, आपके लगातार सानिध्य के लिए। और नई नई पीढ़ी, यानी अगर हम यहाँ के वयस्क श्रेष्ठ कवियों को देखें तो भी आपसे लगभग हमारे देश में ही 90-91 के मलय जी हैं, वे भी आपसे बहुत छोटे हैं। अशोक वाजपेयी तो आपके पुत्रवत हैं कहा जाए। ये हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ पर हैं और हम सबको ऊर्जा देते हैं। बहुत बहुत आभार। और अब आभार ज्ञापन के लिए, बल्कि उसको आभार विवेचन कहें, प्रोफेसर स्मिता मिश्र जी जो संयोग से थे, सौभाग्य से रामदर्श जी की बिटिया भी हैं, वे इसका संयोजन करती हैं, वही इसका सुखद समाहार करती हैं अपने आभार ज्ञापन के साथ, अपने आभार विवेचन के साथ। उनसे आग्रह है कि कृपया वे आएं और कुछ कहें आभार और विवेचन स्वरूप। स्मिता जी। जी आभार। सबसे पहले ओम जी, ऐसे ही कट जाए दिन, ऐसे ही निभ जाए प्राण। वास्तव में इस गोष्ठी के प्रण की निरंतरता को आप बनाए रखने में हमें सहयोग दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार। वैष्णव जंतु तेने रे कहिए, जो पीर पर आई जाने रे। इस सात्विक स्वर से गोष्ठी का प्रारंभ करने वाले हमारे समय के चर्चित कवि, गजलकार, सोनेट लेखक डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल जी का अत्यंत आभार। आज के हमारे 4 विशिष्ट कवि, 4 विशिष्ट स्वर हैं, 4 विशिष्ट क्षेत्र हैं, लेकिन चिंता और पीड़ा एक ही है। मनुष्य की चिंता, अपने समय की पीड़ा, सबके स्वर आकर के यहीं पे मिलते हैं। संगीता जी संवेदनशील कवित्री और प्रभावी चित्रकार संगीता जी की जो कविताएं हैं, अंतस मन के कोमल भावों को उकेरती हैं। बारंबार इनका जो चित्रकार रूप है वो कवित्री रूप के साथ वो ऐसा ताना बाना बनता है तो हमें लगता है हम कविता सुन रहे हैं या एक पेंटिंग को देख रहे हैं। आस्वादन श्रोता और दर्शक का बराबर चलता रहता है। तो ये एक बहुत, मेरे लिए बहुत एक अलग किस्म का अनुभव रहा। और कविता में जो हृदयगत भावों को उन्होंने शब्दों द्वारा जहाँ अभिव्यक्त किया, वही कूची से उन्हें चित्रित करती चली। प्रेम, प्रतीक्षा, शांत की जो अनुगूंज है आपकी कविताओं में बराबर बराबर उभरती है। जीवन की कठोर चट्टानों को तोड़कर उम्मीद की रोशनी जगाती प्रेरक कविताएं। और प्रेरक मैं इसलिए भी कहती हूँ क्योंकि मैं टीचर हूँ और कठिन समय में विद्यार्थियों के लिए मैं हमेशा प्रयास रहता है कि प्रेरणा और जीवन की रोशनी उन्हें मिलती चले। प्रकृति के अनछुए बिंबों द्वारा मन के अनछुए पलों को व्यक्त कर देना बहुत खूबसूरती से, हद से बेहद करते प्रेम के अद्भुत चित्रों को कलात्मकता से आपने व्यक्त किया। मैथिली जी ने जहां यशोधरा के मूक स्वर को मुखरित किया, वहीं आपने सिद्धार्थ के अपराध बोध को स्वर दिया। हरिओम राजौरिया जी, अभियांत्रिकी, नाट्य, एक्टिविस्ट, कवि, अनेक आयामों से सज्जित कवि, समय सापेक्ष कविताएं। जैसे मैंने संगीता जी के में मुझे ऐसा लगा कि चित्रकार और कवित्री मन गुथ रहे हैं आपस में,
वहीं आपकी रचनाओं में कहाँ अभियंता के तौर पर जो आपका अनुभव है, जो आपने सच्चाई देखी है, वह एक नाट्य का जो स्वर है, एक्टिविस्ट का जो बोध है, और इन सब चीजों को लेकर जो आप कविता रचते हैं, ऐसा लगता है अपना समय, अपना समाज एक विशिष्ट संश्लिष्ट रूप में हमारे सामने आके खड़ा हो गया है। वैचारिकता, संवेदना दोनों का ताना बाना आपकी अभिव्यक्ति की ताकत बनता है। सामाजिक राजनीतिक सरोकारों के जो मुखर स्वरों के बीच में, ऐसा नहीं है कि आपने राजनीतिक और सामाजिक सरोकारों की ये बात की, राजनीतिक इन सरोकारों के मुखर स्वरों के बीच में हृदय के चुपचाप और मौन स्वरों को भी आपने बहुत मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त किया, जो आपके मन के कोमलतम भावों को कहीं ना कहीं इंगित करते हैं। माँ का कोमल संसार समेटे, माँ कोमल संसार समेटे भी आवाज देते देते, माँ की बात कहते कहते इतने गंभीर प्रतिरोध तक कविता को पहुंचा देते हैं। मुझे बहुत विशिष्ट अनुभव हुआ। रश्मि भारद्वाज जी बहुत नाजुक शैली में बहुत सशक्त कविताएं, स्त्री विमर्श को अपनी जमीन से, रश्मि जी और विशाखा जी के बारे में भी मैं यही बात जरूर कहना चाहूंगी आगे, कि स्त्री विमर्श को अपनी जमीन से जोड़ती हुई कविताएं हैं। हम स्त्री विमर्श, हमारी दृष्टि वाया पश्चिम से होकर आती है अपने ही समय, अपने ही सच और अपनी जमीन को देखने के लिए, लेकिन आपकी जो कविताएं हैं वह हमें हमारी जमीन से जोड़ती है, किसी विदेशी चश्मे से नहीं। प्रत्येक सभ्यता का जो तथाकथित विकास है वह स्त्री देह से ही होकर गुजरता है। जीतता हमेशा पुरुष है, विजेता हमेशा पुरुष है और स्त्री हमेशा हारती है। तो जो सभ्यताओं का निर्माण स्त्री के देह से होकर के गुजरता है, उस पीड़ा को, उस चिंता को आपने अभिव्यक्त किया, चाहे अफगानिस्तान की स्त्रियों के माध्यम से ही क्यों ना हो। और स्त्री की स्वतंत्र चेता को पुरुष समाज पनपने नहीं देता। स्त्री की जो अदम्यता है उसे जीवित ही नहीं रखती, बल्कि संभावना के रूप में उसे बचाए भी रखती है। पत्थर होती लड़कियों के भीतर का नंग कोना अपनी अभिव्यक्ति का रास्ता खोज ही लेता है, ये आपने हमें बताया। विशाखा जी, रस के रसहीन होने की अभिव्यक्ति के लिए गन्ने का रस निकालने का जो बिंब आपने दिया वो नवीन बिंब था, इतना प्रतीकात्मक। श्रम और शोषण को रस से, रसहीनता से जोड़ना, नई दृष्टि का परिचय हमें इसमें मिला। मनुष्य को तमाम लुभावने संगीत प्रलोभनों द्वारा विस्मृत कर देना, ऐसा विस्मृत कर देना कि वो अपने शोषण से उसका ध्यान हट जाए, अपरिचित रह जाए। क्या ही खूबसूरत आपने ये बात कही। हम घूम घूम कर बना रही हैं अपने अपने हिस्से की रोटियां। स्त्री विमर्श का भारतीय आयाम है। स्त्री की श्रमशीलता, साहस और संघर्षशीलता को क्या ही सशक्त स्वर आपने दिया। विशाखा जी, आप सभी चारों विशिष्ट कवियों का मैं आभार प्रकट करती हूँ, आनंदित होते हुए आभार प्रकट करती हूँ। और पिताजी ने जो अभी कविताएं सुनाई, एक मुक्तक से उसी स्वर को, एक ऐसा मुक्तक में पढ़ रही हूँ जो उसी में वही स्वर है, गांव का ही। अब गांव नहीं वह गांव रहा, अब गांव नहीं वह गांव रहा, तू क्यों उसका दीवाना है। अब शहर सरीखा उसका भी हर घर घर से बेगाना है। माना लेकिन मैं बना जहां जिसमें सब अपने लगते थे, मुझ में अब भी महका करता अपना वो गांव पुराना है। क्या बात। तो उन्हीं गांव के पुरानी अनुभूत स्मृतियों के साथ बचपन हमें हमारा पाथेय बनता है हमारी जीवन की यात्रा में। और आज आप लोगों की जो विशिष्ट कविताओं के द्वारा जो उपस्थिति है वह हमारा भी पाथेय, मेरे विद्यार्थियों का पाथेय बनेगा हमारी भावी यात्रा के लिए।
मैं आप सभी का श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज के स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स मार्केटिंग और वेब जर्नलिज्म एलुमनाई की ओर से आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ। और ऐसे ही एक खुशनुमा शाम के लिए ओम जी का पुनः पुनः आभार। और अगले रविवार की प्रतीक्षा में मैं, मेरे पिताजी और मेरी माता जी हम लोग इंतजार करेंगे जी। बहुत अच्छा। देखिए, बहुत आभार। बहुत इसी को मैंने कहा विवेचनात्मक आभार। कितनी गहराई से इनकी मम्मी सुन रही हैं, जो चारपाई पर ही चूंकि ज्वरग्रस्त हैं थोड़ा थोड़ा। डॉक्टर साहब यहाँ डटे हुए हैं, बिल्कुल सेना नायक की तरह देख रहे हैं। अब 5.5 2 घंटे हो गए हैं और 98 साल में हम आप तो शायद अस्तित्व रहे न रहे भगवान जाने, लेकिन एक ऐसा शख्स हम देख रहे हैं जैसे कवि जयप्रकाश नारायण के लिए कहा गया था, इस मुल्क पर उधार एक बूढ़ा आदमी। एक साहित्य पर ऐसा एक शख्स कितनी नजर गहरी है। तो स्मिता जी कितने गहरे प्रोफेसर हैं, उसको सब सुन रही हैं और ये सारी आवाजें जाहिर है कि कभी वो एकेडमिक काउंसिल में होंगी, पाठ्यक्रम निर्माण समिति में होंगी। तो शायद ऐसे ही अध्यापक जो जागरूक इनके भीतर का जो विश्लेषक है, विवेचक है, रसज्ञ है, भावक है, वो ऐसे पाठ्यक्रम निर्मित करेगा कि जीवन से कविता का की खोज तो जीवन से ऊब के निर्माण के लिए हुई थी। हमारे यहाँ छंद का और गैर छंद का कोई भेद ही नहीं था। हर वाक्य कविता है। वाक्यम वो रसात्मकम काव्यम, ये कसौटी है उसमें। रसात्मक हो, उसमें ध्वनि हो, उसमें रीति हो, उसमें गुणीभूत व्यंग्य हो। अगर ये नहीं है तो छंद में भी है तो काव्य नहीं है। वो वाक्य है, रसात्मक है तो काव्य है। तो ये जो कविता की खोज है, ये मनुष्य मन को नए ढंग से निर्मित करने के लिए इसकी हमारी दुनिया है। और इसका तो कविरेव प्रजापति, आप सभी लोग इसके बड़भागी हैं जो कि आप किसी भी व्यवसाय से जुड़े हैं, लेकिन आपका मन कविमान है। तो बहुत अच्छी बात है। अगले हफ्ते इसी तरह से, और हम जो लोग आते हैं उनसे ये निवेदन भी करते हैं कि इसका एक चयन कविता संप्रति नाम से स्मिता जी कर रही हैं, और जिसमें कि भारतीय हिंदी कविता का एक पूरा प्रतिबिंब हो। तो आप लोगों से आग्रह है कि अपनी 2 प्रतिनिधि कविताएं उनके मेल पर या हमारे मेल पर भेजें। बहुतों की मिल भी गई हैं, जो हमारे भावी कवि हैं, जो शामिल हो रहे कवि हैं। इसका एक चयन बने जिससे कि इतिहास भूगोल भी सामने रहे और कभी किसी पाठ्यक्रम का अध्ययनशीलता का हिस्सा बने। और अगले हफ्ते हम लोग फिर इसी तरह से कविता संप्रति के रूप में ये जो संचयन आ रहा है, तो मैं ये आप लोगों की स्वीकृति के साथ मैं मान ले रही हूँ कि आप लोग कंसेंट दे रहे हैं इसमें अपनी कविताएं छपने के लिए। मैं ये मान के चल रही हूँ। और ओम जी साथ में हमारे संपादक हैं, ये हमेशा बोलते हैं तो कहते हैं, लेकिन ओम जी इसमें प्रमुख संपादक हैं, हम केवल साथ में सहयोगी हैं। तो ओम जी को ही आप भेजिए और उसके बाद मैं वाया रूट होकर के मेरे पास आ जाता है। जी जी, बहुत अच्छा कविता संग्रह होगा और उसमें एक भारतीयता का प्रतिबिंब भी होगा जिसकी आवश्यकता महसूस की जाती है। और मुझे लगता है कि भारत के जो कवि हैं, विदेशी किसी कवि से 19 नहीं है। मैं तो बहुत बारीकी से कविता पढ़ता हूँ और अद्भुत चिंतन में पड़ जाता हूँ कि कितना कुछ खोज लिया गया है, कहाँ कहाँ कभी नहीं गया है, लेकिन नया बच्चा फिर धरती पर कदम रखता है, फिर अपनी भाषा में कहता है जो नया मालूम होता है। उसका बोलना, जैसे अशोक वाजपेयी कहते हैं, उसके होठों पर नई बोलों की चुप्पी है। ये भाषा 60 की, जब शहर अभी संभावनाएं लिख रहे थे, आप देखिए, लेकिन आज भी हर कवि के होठों पर नई बोलों की चुप्पी है, कहा जाए भी कहा जाए इस भाषा में। तो हमारी कविता में जो नवाचार है, जो पुनर्नवता है, वो वही अभीष्ट है। और वो है लगातार हमारे छंद में भी, चाहे कभी हमने त्रिलोचन के बरवे को सुना या शुभजा शुक्ल के पद को सुनते हैं, तो ये जो गहराई है, ये जो नई निर्मितियां हैं, नव गति नव लय ताल छंद नव, किसी पुराने के फेर में मत पड़ो, निराला कह गए। नव गति नव लय ताल छंद नव, नव पर नव स्वर दे। तो ये जो नव स्वरता है, यही कविता की भास्वरता है।
और अगले हफ्ते और हमारी गोष्ठियां अब निरंतर और परिपक्व हो रही हैं। हमने बड़े कवियों को बचा रखा है जो कि यहाँ पर आते रहे, तो विभिन्न पीढ़ियों के लोग और बहुत अच्छे लोगों की अभी सूची हमारे पास है, लगभग 100 लोगों की सूची है। तो जाहिर है कि वो चयन भी इसी तरह से एक ऐसी एंथोलॉजी होगी हिंदी पोएट्री की जो कि अन्य एंथोलॉजी के समकक्ष ही उसके साथ साथ इस बात को सुनिश्चित करेगी कि कविता की तमाम आवाजों को हमने अनसुना नहीं रहने दिया है। और एक ध्रुवीय कविता के विपरीत उसमें तभी एक बहुवचनीयता वास्तव में है, न केवल विचारों में, रूप और अंतर्वस्तु में भी। तो अगले हफ्ते फिर हम लोग ऐसे ही अनूठे कवियों के साथ यहाँ पर मिलेंगे डॉक्टर रामदरस जी के सानिध्य में। आप सब लोग उसमें आमंत्रित हैं। अभी शुभ शाम, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, आमीन। और सबको एक बार अभिवादन और एक बार सीता जी को उनके विवेचन के लिए भी बहुत आभार। शुक्रिया, बहुत बहुत आभार अवसर देने के लिए। बहुत बहुत। और सभी जो सुनने वाले साथी लगातार बने हुए मैं देख रहा हूँ कि 2 पढ़ रहे, यहाँ पर छात्र इकाई है, दूसरे साहित्यकारों की इकाई है, दोनों लोग बराबर बराबर संख्या में डटे हुए हैं। यानी ऊब का निर्माण हमारे कवियों ने नहीं किया तो इस तरह से बहुत धन्यवाद आपको, शुक्रिया सर।